एपिसोड 1। शेंडोंग क्षेत्र और त्यानियू दिव्य संप्रदाय से 20 मील दूर एक पहाड़ी की चोटी। एक लकड़ी के घर के सामने एक पत्थर की मेज के पास एक युवक और युवती एक साथ बैठे थे। लड़का सुंदर है और लड़की भी सुंदर है, वे एकदम उपयुक्त जोड़ी हैं। भाई फैंग, क्या मैं सुंदर हूँ? सू वेन एर ने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से फैंग चेन को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें उससे भरी हुई थीं और उसका एक जैद हाथ फैंग चेन की छाती पर आगे पीछे चल रहा था। फैंग चेन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वान एर हमेशा सबसे सुंदर होती है। 5 साल पहले मास्टर फैंग चेन, जो 7वें शिखर तियानयांगजी के भी मास्टर थे, अचानक गंभीर चोटों के साथ वापस लौटे। मरते समय उसने फैंग चेन के प्रश्नों को नजरअंदाज कर दिया और उससे अपने डेंटियन को नष्ट करने और 5 साल तक उसकी कब्र की रक्षा करने को कहा। 5 साल बाद सारे वादे उजागर हो जाएंगे। फैंग चेन अपने स्वामी के प्रति बहुत आभारी था और भले ही वह समझ नहीं पाया था, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया और अपने स्वामी के सामने अपने डेंटियन को नष्ट कर दिया। इसके बाद त्यानयांग जी का निधन हो गया। उन्होंने अपने गुरु को 7वीं चोटी से 20 मील दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर दफनाया और 5 वर्षों से यहाँ कब्र की रखवाली कर रहे हैं। इन 5 वर्षों के दौरान उनकी स्थिति 7वें शिखर के मुख्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से गिरकर निचले शिखर के परिधीय शिष्य बन गई और उन्हें हर कोई एक बेकार मूर्ख समझने लगा। लेकिन उनकी ताओवादी साथी सू वान ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और पिछले 5 वर्षों से हमेशा उनके साथ रही। सू वानर ने मधुरता से मुस्कुराया और फिर उत्सुकता से पूछा, भाई फैंग, आपकी स्वर्गीय दाओ हड्डी अभी तक आध्यात्मिक रूप से विकसित और निर्मित नहीं हुई है। यदि यह बन जाती है तो शायद आपके डेंटियन की मरम्मत की जा सकती है। तियान दाओ बोन, प्रतिभावानों का प्रतिनिधि, लाखों में एक। ये स्वाभाविक है और इसे धारण करने वाले के पास महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनने की क्षमता है। ये वह सर्वोच्च दिव्य अस्थि है जिसका सपना सभी भिक्षु देखते हैं। फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराया। उसने ये रहस्य केवल सू वान और उसके गुरु को ही बताया था। उन्होंने कहा, ये कल रात बनाया गया था। आज गुरु की कब्र की रक्षा करने का आखिरी दिन है। जब मैं वापस जाऊंगा और स्वर्गीय दाओ अस्थि को उत्तेजित करूंगा तो मैं निश्चित रूप से डेंटियन का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब मेरा डेंटियन पुनः स्थापित हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से 7 चोटियों के मूल्यांकन को पास कर सकूंगा और 7वीं चोटी पर वापस लौट सकूंगा। ये तो पहले से ही बन चुका है। ये सुनकर सू वान एर ने एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक क्रूरता की झलक दिखाई दी। तो फिर मुझे अभिनय जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक उसका स्वर ठंडा हो गया। टकराना। अगले ही पल सू वान ने अचानक हमला कर दिया। एक हथेली सीधे फैंग चेन की छाती पर लगी। फैंग चेन को अचानक पकड़ लिया गया। उसे सू वान ने थप्पड़ मारा। उसने मुंह से खून थूका। वह जमीन पर गिर पड़ा। हा। इससे पहले कि फैंग चेन दर्द से उबर पाता, एक भयंकर हंसी सुनाई दी। एक युवक दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चिढ़ाने और उत्साह से भरी हुई थीं। फैंग चेन, वान एर तुम्हारे साथ 5 साल से है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति को पसंद करती है? वह तुम्हारे शरीर में स्वर्गीय दाओ अस्थि के बढ़ने और आकार लेने का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर फैंग चेन को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वह अपने शरीर के दर्द को भी भूल गया और अविश्वास से सू वान को देखने लगा। सू वान मुझे बताओ, ये सब नकली हैं। वह दहाड़ कर बोला। वह सू वानर से सुनना चाहता था कि वह उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन सू वान का चेहरा तिरस्कार और उपहास से भरा हुआ था। वह सीधे उस युवक के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर चूमा। बेकार, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? ये वरिष्ठ भाई लुओ युनलुओ है, जो द्वितीय शिखर का आंतरिक संप्रदाय प्रतिभाशाली है। उसने 6 साल की उम्र में अभ्यास करना शुरू किया, 15 साल की उम्र में एकत्रित आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया और अब वह अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। वह तुम जैसे बेकार व्यक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली है। साधकों के क्षेत्रों को निम्न में विभाजित किया गया है: आत्मा का संग्रह, अर्जित प्रकृति, जन्मजात प्रकृति, झू युआन, मार्ग की खोज, आध्यात्मिक सागर तथा ईश्वर का ज्ञानोदय। वह 15 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक शक्ति के शिखर पर पहुंच गए हैं, जो सचमुच आश्चर्यजनक है। यदि तुम्हारे अंदर स्वर्गीय दाओ अस्थि न होती तो मैं अपना समय तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करती। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लुओ युन और भी जोर से हंसा। फैंग चेन, क्या तुम जानते हो
वान एर तब से मेरी औरत है जब से तुम हारे हुए हो, और उसने मुझे अपना पहला समय भी दिया। पिछले 5 सालों में जब मैंने तुम्हें उस औरत को चाहते देखा जिसके साथ मैं अनगिनत बार सोया हूँ, तो मैं हंसना चाहता था। खासकर अभी मैं और भी हंसा। तुम वाकई अफवाहों की तरह हो, न केवल एक हारे हुए बल्कि मूर्ख भी। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? फैंग चेन दहाड़ते हुए उन दोनों की ओर दौड़ा। लेकिन वह तो एक बेकार आदमी था, वह उनका विरोधी कैसे हो सकता था? जैसे ही वह करीब पहुंचा, लुओ युन ने उस पर कदम रख दिया। लुओ युन ने अपनी पीठ से खंजर निकाला और खंजर चमक उठा। फैंग चेन के अंग सीधे कट गए। आह! फैंग चेन की चीखें तुरंत पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। ठीक है, हड्डियां हटाने का समय आ गया है। तुम्हारी चीखें सुनना निश्चित रूप से बहुत सुखद होगा। लुओ युन मुस्कुराया। खंजर गिर गया। उसने फैंग चेन के शरीर की परत दर परत छील दी। आह! फैंग चेन के पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया। उसकी दर्द भरी चीखें निराशा, क्रोध और घृणा से भरी थी। अंततः असहनीय पीड़ा ने उसे अंधकार में धकेल दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि दूरी पर स्थित तियानयांगजी की कब्र से एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक चमक में फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन न तो सु वान एर और न ही लुओ युन ने ध्यान दिया। वानर, मैं तुम्हारे साथ अपने सच्चे प्यार की तरह व्यवहार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? फैंग चेन दहाड़कर उठ बैठा। उसने खुद को खून से लथपथ पाया। लुओ युन और सु वान एर पहले ही जा चुके थे। क्या मेरी सारी चोटें ठीक हो गईं? फैंग चेन ने आश्चर्य से अपने खून से सने हाथ ऊपर उठाए। लुओ फी की पीठ की जो नसें और नसें पहले कट गई थी, उन्हें ठीक कर दिया गया है। हालांकि उसकी पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन वह सामान्य हो गई है। अगर जमीन पर खून न होता और उसके शरीर में खाली तियानदाओ हड्डी न होती, तो उसे लगता कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक सपना है। क्या चल रहा है? वह हैरान होकर खड़ा हो गया। लेकिन चाहे उसने इसे कैसे भी देखा, वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। इसी समय दूरी पर 2 आकृतियां दिखाई दी। फैंग चेन तुरंत सतर्क हो गया और उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसे ठीक हुआ। दोनों आकृतियां एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं, और अंततः फैंग चेन ये देखने में सक्षम हो गया कि वे कौन थे। वह एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की थी। लड़की का रंग सुंदर और शीतल था, उसकी आंखें काले जैड के गहरे तालाबों की तरह थीं, और उसकी त्वचा सफेद और नाजुक थी, जैसे हाथी दांत या जैड से तराशी गई कोई चीज हो। बूढ़े व्यक्ति में एक अलौकिक भाव था और यद्यपि वह दुबला पतला था, फिर भी लोगों को उसके अथाह होने का एहसास होता था। दोनों फैंग चेन के सामने आए और बूढ़ा आदमी पहले बोला, क्या आप फैंग चेन हैं? फैंग चेन को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, मैं फैंग चेन हूँ। फैंग चेन को यह स्वीकार करते देख बूढ़े व्यक्ति ने लड़की की ओर देखा और एक कदम पीछे हट गया। लड़की बोली, उसकी आवाज मधुर लेकिन ठंडी थी, मेरा नाम लिन जुयान है। 10 साल पहले 7वें शिखर मास्टर और मेरे दादाजी ने सगाई कर ली थी। आज मैं सगाई रद्द करने के लिए यहाँ हूँ। सगाई टूट गई। 10 साल पहले। फैंग चेन दंग रह गया, एक पल के लिए सोचा, और फिर उसे याद आया। जब फैंग चेन अभी भी एक बच्चा था, उसने अद्भुत प्रतिभा दिखाई, इसलिए लिन जुयान के दादा ने इस पर ध्यान दिया और तियानयांगजी के साथ विवाह अनुबंध किया। तियानयांगजी पहले तो अनिच्छुक थे, लेकिन ये देखकर कि लिन जुयान के दादा ईमानदार थे और उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, उन्हें सगाई पर कभी पछतावा नहीं होगा, वे सहमत हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष अपना वादा निभाना नहीं चाहता। क्योंकि उस समय फैंग चेन केवल 6 साल का था, उसने अपने मालिक से यह बात यूं ही सुनी और इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि असली अपराधी आज उसके दरवाजे पर आएगा। फैंग चेन को कुछ न कहते देख लिन जुयान ने सोचा कि फैंग चेन अनिच्छुक है, और उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई, मैं पहली चोटी का वर्तमान संत हूँ। आपके और मेरे बीच का अंतर उपयुक्त होने के लिए बहुत बड़ा है। शादी का प्रमाण पत्र सौंप दें। प्रथम शिखर की संतति। फैंग चेन थोड़ा हैरान हुआ। प्रथम शिखर और 7वां शिखर तियान्यू दिव्य संप्रदाय के 7 शिखरों से संबंधित है, और प्रथम शिखर को हमेशा 7 शिखरों में प्रथम स्थान दिया गया है। केवल वे लोग जो तियान्यू दिव्य संप्रदाय के नेता के प्रत्यक्ष शिष्य बन जाते हैं, उन्हें संत की उपाधि दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, उसके सामने खड़ी लड़की न केवल प्रथम शिखर की प्रिय थी, बल्कि संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या भी थी। उसका भविष्य असीम था, लेकिन थोड़ी हैरानी के बाद वह शांत हो गया।
अब ये बातें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं। मेरे साथ आओ, उसने कहा, फिर खड़ा हुआ और लकड़ी के घर में चला गया। लिन जुएयान भी लकड़ी के घर में चली गई। जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सगाई तोड़ने और कारण परिणाम सुझाने के लिए यहाँ आई थी। बाकी बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी हो गई। यह विवाह प्रमाण पत्र निस्संदेह फैंग चेन के लिए एक बड़ी छलांग थी। अगर उसने सगाई रद्द करने से इनकार कर दिया तो उसे क्या करना चाहिए? कुछ ही देर बाद फैंग चेन एक साधारण शैली का छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर बाहर आया और बोला, आप जो विवाह प्रमाण पत्र चाहते हैं वह इसमें होना चाहिए। लिन जुएयान की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह जानती थी कि फैंग चेन उसे कभी भी आसानी से नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, जब तक आप इसे मुझे देने के लिए तैयार हैं, मैं आपको दूसरी श्रेणी की लिंगुआन गोली दे सकती हूँ। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी और बेतकल्लुफी से उसे बॉक्स में रखा विवाह प्रमाण पत्र थमा दिया और ठंडे लहजे में कहा, इसे ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लिन जुएयान दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन उसे इतनी आसानी से शादी का प्रमाण पत्र दे देगा। इससे उसकी पिछली योजना धरी की धरी रह गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह रुई पर मुक्का मार रही हो। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो बेझिझक जाओ। फैंग चेन बस अपने मालिक के लिए इस आखिरी दिन की रक्षा करना चाहता था और लिन जुएयान से और बात नहीं करना चाहता था। तुम अपना ख्याल रखना। लिन जुएयान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, फैंग चेन को गहराई से देखा और फिर बूढ़े आदमी के साथ तैर गई। फैंग चेन शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत दर्द में था। ऐसा लिन जुएयान के कारण नहीं, बल्कि सु वानर के विश्वासघात के कारण हुआ था। भूल जाओ, आज कब्र की रखवाली के 5 सालों का आखिरी दिन है। हम आज के बाद इस बारे में बात करेंगे। उसका चेहरा उदास और दुख से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल अचानक उसे अपने सीने में गर्मी महसूस हुई। फिर उसके सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। सुनहरी रोशनी थोड़ी मंद हो गई, जिससे सुनहरी रोशनी में रखी वस्तु दिखाई देने लगी। ये सोने और कांसे से बना एक छोटा सा टावर था, जिसके शरीर पर जंग के निशान थे। इसमें 9 मंजिलें थीं, एक अजीब और विचित्र आकार था और समय की सांसों से भरा हुआ था। यह क्या है? फैंग चेन दंग रह गया और अपने सामने छोटे टॉवर को असमंजस में देखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके चारों ओर का स्थान अचानक मुड़ गया और उसे चक्कर आने लगा। उसे बस थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ और जब वह होश में आया तो उसने स्वयं को एक टावर में पाया। ये टावर किसी साधारण गोलाकार टावर से अलग नहीं है और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। वहां केवल एक अवरुद्ध पत्थर की सीढ़ी और बीच में एक मेज और एक बक्सा था। इससे पहले कि फैंग चेन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी और एक पल के बाद उसे पता चल गया कि वह कहाँ है। तो यह वह अवसर है जो मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा है। उसने मेज पर रखे बक्से को देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। अभी अभी उसके मालिक ने उसके लिए संदेश छोड़ा था कि यह मीनार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है और इस खजाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। कब्र की रक्षा करने के लिए खुद को छोड़ देना, अपनी क्यूई के साथ टॉवर को पोषित करना है। अपने स्वयं के डेंटियन को नष्ट करना इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को डेंटियन को एक माध्यम के रूप में तोड़ना होगा। ये कहा जा सकता है कि तियान यांगजी ने फैंग चेन को यह अवसर देने के लिए बहुत मेहनत की। मास्टर, निश्चिंत रहें। फैंग चेन निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा और मजबूत बनने का प्रयास करेगा। वह आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा और फिर मेज पर आ गए। मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार इस टॉवर में 99 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल का भाग्य अलग है। मुझे नहीं पता कि पहली मंजिल का भाग्य क्या है। जैसे ही वह बक्सा खोलने वाला था, अंदर काले खून की एक बूंद तैर रही थी। जैसे ही इसे खोला गया, एक राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली, साथ में एक तेज तलवार भी निकली। राक्षसी ऊर्जा, तलवार का इरादा। अगले ही पल खून की बूंद को स्वादिष्ट भोजन दिखाई देने लगा। वह सीधे फैंग चेन की ओर दौड़ी, उसके माथे से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। फैंग चेन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर को चाकू से बुरी तरह से काट दिया गया हो। त्वचा से लेकर हड्डियों और दिमाग तक तेज दर्द के कारण वह सीधे ऊंचे मंच से नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाता रहा। खून की यह बूंद उसके शरीर को निगलती हुई प्रतीत हुई और फाड़ने वाले दर्द से फैंग चेन लगभग गिर पड़ा। वह दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह जमीन पर आगे पीछे लौटता रहा। उसका खून उबल रहा था, मानो अनगिनत चींटियां उसके मांस और खून पर चिल्ला रही हों।
ये दर्द स्वर्गीय मार्क की हड्डी को खुरचने से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक था। वह चाहता था कि वह बस मर जाए और यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वह सचमुच बेहोश हो गया तो शायद वह कभी नहीं उठ पाएगा। वह केवल अपने दांत पीस सकता था, मुठ्ठियां भींच सकता था और प्रतिरोध करने के लिए जमीन पर घुटने टेक सकता था। मास्टर के शब्दों, जूनियर बहन के विश्वासघात और लुओयू के अपमान के बारे में सोचो। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, मेरा बदला अभी बाकी है। इस तरह फैंग चेन ने इस इच्छाशक्ति पर भरोसा करके आधे घंटे तक डटे रहे। उसकी उंगलियां हथेलियों के मांस में गहराई तक धंसी हुई थी, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखें भयानक रूप से लाल हो गई थीं। लेकिन जब दर्द गायब हो गया तो फैंग चेन का शरीर अपने कोकून से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी भुजाओं पर प्राकृतियां प्रकट हुईं और उस क्षण फैंग चेन को लगा कि उसके पास अनंत शक्ति है। मेरा दानटियन ठीक हो गया है। फैंग चेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका टूटा हुआ डेंटियन वास्तव में ठीक हो गया था, और यह टूटने से पहले की तुलना में कई गुना बड़ा था, लगभग एक बास्केटबॉल के आकार का। मेरे पास फिर से डेंटियन है, मैं अभ्यास कर सकता हूँ। रुको, मैं गैदरिंग स्पिरिट दायरे में भी वापस आ गया हूँ, सीधे गैदरिंग स्पिरिट दायरे के चौथे स्तर पर। इसके अलावा मेरी स्वर्गीय दाव हड्डी वापस आ गई है। रुको, मेरी स्वर्गीय दाव अस्थि इतनी काली क्यों हो गई? और वहाँ एक राक्षसी आभा भी है। जैसे ही फैंग चेन आश्चर्यचकित हुआ, राक्षसी रक्त की बूंद उसके डेंटियन में दिखाई दी, और यह पहले की तुलना में 1/4 छोटी थी। शैतान का खून ज्वाला की तरह जलने लगा और एक हल्की शैतानी ऊर्जा डेंटियन से पूरे शरीर में मेरिडियन तक फैल गई। जब राक्षसी ऊर्जा चेतना के समुद्र में पहुंची तो राक्षसी रक्त की स्मृति उमड़ पड़ी। तलवार दानव, प्रकाल की सबसे शक्तिशाली जाति। एक तलवार ने दुनिया का निर्माण किया, एक तलवार ने सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया। फैंग चेन चौंक गया। ये प्रकाल की सबसे शक्तिशाली जाति थी, और उसने जो कुछ भी अवशोषित किया वह इस जाति के टूटे हुए खून की एक बूंद थी, और इसका केवल 1/4 हिस्सा ही अवशोषित किया गया। मेरे शरीर में स्वर्गीय दाव हड्डी भी राक्षसी रक्त के कारण पुनर्जन्म ले चुकी थी, और यह तलवार दानव की स्वर्गीय दाव राक्षसी हड्डी में तब्दील हो गई थी। इस हड्डी के साथ जादूपद से संबंधित हर चीज की मेरी समझ दूसरों की तुलना में कई गुना मजबूत होगी। मैं तलवार दानव के खून से ऊर्जा को स्वर्गीय पद दानव हड्डी में भी दे सकता हूँ, जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और अधिक प्रतिभाओं को जागृत करेगा। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और अगले ही पल उसे कुछ एहसास हुआ। उसके सामने मुट्ठी के आकार का एक सफेद तलवार वाला पात्र प्रकट हुआ। तलवार शब्द को देखते हुए फैंग चेन का चेहरा अविश्वास से भर गया। दाओ वेन, मुझे वास्तव में दाओ वेन का एहसास ऐसे ही हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये स्वर्गीय दाव दानव अस्थि वास्तव में अद्भुत है। यह मेरी पिछली स्वर्गीय दाव अस्थि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब आप ताओ के पाठ को समझें, क्योंकि दाव मांगने के दायरे तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के पास दाव पाठ होना चाहिए। दाओवन न केवल ताओवाद की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि व्यक्ति की युद्ध शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब दाओवन के बिना एक साधक दाओवन वाले साधक से भिड़ता है तो 90% बार दाओवन वाला साधक जीत जाता है। लेकिन ताओ ग्रंथों को समझना कठिन है। अधिकांश साधकों को अपने जीवनकाल में एक भी ताओ ग्रंथ को समझना मुश्किल लगता है, और इस प्रकार वे इस जीवन में केवल झो युआन चरण तक ही पहुंच पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग दाव पाठ को समझ सकते हैं और दुश्मन को हरा सकते हैं, वे ऐसा केवल झो युआन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही कर सकते हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो एकत्रित आत्मा क्षेत्र में ताओ पाठ को समझ सकते हैं, और जो लोग इसे समझ सकते हैं वे सभी क्वितियन महाद्वीप के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। और उसने वास्तव में तलवार दानव के खून का केवल 1/4 हिस्सा ही अवशोषित किया था, और फिर भी वह तलवार के पाठ को समझने में सक्षम था। वह उत्साहित क्यों न हो? यही वह अवसर है जो मास्टर मुझे देना चाहते हैं। मास्टर ने सचमुच मुझसे झूठ नहीं बोला। दंतियन, दाव पाठ, मांस शरीर, स्वर्गीय दाव दानव हड्डी। हालांकि मैं केवल एकत्रित आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर हूँ, मेरे पास पहले से ही एकत्रित आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाकू शक्ति है। तार्किक रूप से कहें तो बास्केटबॉल जितना बड़ा डेंटियन केवल अर्जित क्षेत्र में अभ्यास करके और डेंटियन को फिर से खोलकर ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अब यह उसके पास पहले से ही है।
इससे साबित होता है कि उसके पास जूलिंग दायरे में जन्म के बाद के दायरे के शुरुआती चरण के बराबर एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। इसके अलावा तलवार दानव के खून ने उसके शरीर को बदल दिया है। स्वर्गीय दाव दानव हड्डी ने उसकी प्रतिभा को बदल दिया है। जूलिंग दायरे के 9वें स्तर पर लड़ने के लिए उसके लिए वास्तव में कोई समस्या नहीं है। फैंग चेन के आंसू बह निकले। कोई नहीं जानता कि पिछले 5 साल उसने कैसे गुजारे हैं। वह एक युवा प्रतिभा है, नियति का बच्चा है, सर्वोच्च गुरु का निजी शिष्य है और ध्यान का केंद्र है। लेकिन एक क्षण में ही उसके स्वामी की मृत्यु हो गई और वह एक बेकार प्राणी बन गया, दूसरों द्वारा अपमानित, उपहासित और विश्वासघात किया गया। उसे शांत होने में काफी समय लगा। गुरुजी, आपकी मेहनत आपके शिष्यों को समझ में आ गई है। आपके शिष्य आपको निराश नहीं करेंगे। वे साधना के इस मार्ग पर अवश्य ही अपना नाम बनाएंगे। सु वानर, लुओ यूं, बस रुको, मैं, फैंग चेन, वापस आ गया हूँ। जब उसने अंतिम कुछ शब्द कहे तो उसके दांत लगभग पीसने लगे। फिर उसने दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की ओर देखा। उसके मालिक के अनुसार जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो दूसरी मंजिल खोल दी जाएगी। इसलिए फैंग चेन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुका। वह एक विचार में छोटे टॉवर से बाहर निकल गया और चक्कर आने के बाद अपने छोटे से घर में वापस आ गया। वापस आकर फैंग चेन ने सबसे पहले अपने डेंटियन की जांच की। इस समय एक छोटा सुनहरा टॉवर उसके डेंटियन में तैर रहा था, जो एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये छोटा टॉवर था। इसके अलावा तलवार दानव का केवल 3/4 रक्त बचा है, लेकिन उसका वर्तमान साधना स्तर इसे अवशोषित करने के लिए बहुत कम है। या तो आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपकी साधना का स्तर सुधर न जाए, या आपके पास राक्षस रक्त में यांग ऊर्जा को संतुलित करने के लिए शुद्ध येन ऊर्जा हो। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराया, अपने मालिक की कब्र के सामने फिर से घुटने टेके और 3 बार प्रणाम किया। गुरुजी, 5 साल पूरे हो गए हैं। मैं पहाड़ छोड़कर किसी दिन आपसे मिलने आऊंगा। मालिक की पत्नी भी जानती है कि मैं जल्द ही पहाड़ से नीचे आ रहा हूँ और उसने मेरे लिए भोजन तैयार किया होगा। मालिक, निश्चिंत रहें। मालिक की पत्नी मुझे अपने बेटे की तरह मानती है और मैं निश्चित रूप से उसे अपनी माँ की तरह मानूंगा। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा और पारिवारिक जीवन का आनंद लूंगा। उसने 3 बार और प्रणाम किया। अपने गुरु की मृत्यु के बाद मास्टर फैंग चेन की पत्नी 7वें शिखर से बाहर चली गई और संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में यूचेंग में बस गई। ये कहना दिलचस्प है कि यह गुरु एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो छोटी सी उम्र में ही हजारों लोगों से ऊपर सर्वोच्च गुरु बन गया। लेकिन गुरु की पत्नी वास्तव में एक नश्वर थी, जिसके पास कोई साधना नहीं थी। फैंग चेन ने एक बार गुरु से इस बारे में पूछा, लेकिन गुरु ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा और कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन फैंग चेन देख सकता था कि उसका मालिक अपनी मालकिन से बिना किसी झूठ के गहरा प्यार करता था। फैंग चेन और सु वान एर बचपन से ही 7वें शिखर पर पले बड़े थे। उनके मालिक हमेशा अभ्यास करते रहते थे और उनके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि उनके मालिक की पत्नी ने उन्हें अकेले ही पाला था। मालिक की पत्नी भी फैंग चेन और सु वान एर पर बहुत प्यार करती थी, जिससे फैंग चेन को एक चिंतामुक्त और शानदार बचपन बिताने का मौका मिला। फैंग चेन मुस्कुराया जब उसने सोचा कि वह जल्द ही अपने मालिक की पत्नी को देखेगा जो उसके लिए उसकी जैविक मां की तरह थी। लेकिन इस समय फैंग चेन ने अपनी कमर पर जो ज़ेड ताबीज पहना हुआ था वह अचानक कांप उठा। फैंग चेन चौंक गया और उसने ज़ेड ताबीज अपने हाथ में ले लिया। अगले ही पल ज़ेड ताबीज अचानक टूट गया और फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। इस ज़ेड ताबीज में मास्टर की पत्नी की आभा का अंश है और यदि मास्टर की पत्नी खतरे में होगी तो ये प्रतिक्रिया करेगा। ज़ेड ताबीज टूट गया था, जिसका मतलब था कि मास्टर की पत्नी अब बहुत खतरे में थी। बेवकूफ, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी मेरे मालिक की पत्नी को छुएगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। फैंग चेन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह पहाड़ से नीचे भाग गया। सौभाग्य से यूचेंग पहाड़ के ठीक नीचे है। फैंग चेन जल्द ही शहर में प्रवेश कर गया। वह मास्टर की पत्नी के घर के बाहर आ गया। टकराना। जैसे ही वह करीब पहुंचा, फैंग चेन ने मिट्टी के बर्तन टूटने की आवाज सुनी। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और ऐसा दृश्य देखा कि वह क्रोध से आग बबूला हो गया। मैंने देखा कि बुजुर्ग मालिक की पत्नी को सु वान एर ने थप्पड़ मारे। मालिक की पत्नी के चेहरे के दोनों तरफ पहले से ही लाल और सूजे हुए थे। मुझे डर है कि इससे पहले भी उसे कई बार थप्पड़ मारे गए होंगे। बूढ़ी डायन, बताओ, वह खजाना कहाँ है जो हमारे मालिक ने पीछे छोड़ा है?
उसे अभी निकालो। सू वान एर ने क्यूमेई की ओर इशारा किया और उसे तीखे और अहंकारपूर्ण ढंग से कोसा। क्यूमेई उदास दिखी, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब और नहीं। आपके स्वामी ने वर्षों से जो भी खजाने छोड़े थे वे आपको दे दिए गए हैं, अब और कुछ नहीं है। सू वान एर ने व्यंग्य किया, बूढ़ी चुड़ैल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? गुरु तो सर्वोच्च गुरु है, उसके पास केवल वह छोटी सी चीज कैसे हो सकती है? इसे जल्दी से बाहर निकालो, तुम एक साधारण मनुष्य हो, मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक खंजर आ गया। इसे रोक। फैंग चेन की आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं और वह सू वान आ की ओर बढ़ा। मास्टर की पत्नी बचपन से ही सू वान ए से सबसे अधिक प्यार करती थी और वह उसे सबसे पहले स्वादिष्ट भोजन देती थी। उस समय फैंग चेन ईर्ष्यालु थी और मास्टर की पत्नी हमेशा मुस्कुराते हुए कहती थी कि सू वान आ उसकी बहन थी और एक भाई के रूप में उसे उससे अधिक प्यार करना चाहिए। लेकिन अब सू वान र ने खंजर को ऊपर उठाया और उसका लक्ष्य मास्टर की पत्नी थी जो उससे सबसे अधिक प्यार करती थी। जैसे ही वह गिरने वाली थी, फैंग चेन ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जोर लगाया। तलवार दानव के खून से परिवर्तित शारीरिक शक्ति ने तुरंत सू वान आ को चोट पहुंचाई और खंजर एक झनकार के साथ जमीन पर गिर गया और फिर फैंग चेन ने उसे कई कदम पीछे फेंक दिया। मालिक की पत्नी, क्या आप ठीक हैं? फैंग चेन जमीन पर आधा बैठा हुआ चिंतित भाव से मास्टर की पत्नी को देख रहा था। छत पर लिन जुयान का पीछा करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। लिन जुयान के पहाड़ से नीचे जाने के बाद फैंग चेन थोड़ा उत्सुक हो गया, इसलिए उसने बूढ़े व्यक्ति से रुकने और ये देखने के लिए कहा कि फैंग चेन के बारे में क्या खास बात है। बूढ़ा आदमी फैंग चेन से बहुत घृणा करता था, लेकिन क्योंकि यह संत का आदेश था, वह केवल आदेश का पालन कर सकता था, इसलिए वह पहाड़ की तल पर फैंग चेन की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसने फैंग चेन को पहाड़ से सीधे शहर की ओर भागते देखा तो वह स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चला गया। अभी अभी का दृश्य देखकर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसका चेहरा घृणा से भर गया। ये फैंग चेन वास्तव में काया है। मास्टर की पत्नी को इस तरह अपमानित किया गया था, लेकिन फिर भी उसने इस छोटी बहन पर दया दिखाई जिसने उसे धोखा दिया। वह वास्तव में अपमानित होने का हकदार था। युवती ने ऐसे निकम्मे और काया आदमी से सगाई तोड़ दी। ये स्पष्ट निर्णय था। फिर वह उब गया और खुद से बोला, आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं और यंग लेडी को रिपोर्ट करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति मूल स्थान से गायब हो गई और चली गई। फैंग चेन, तुम अभी तक मरे नहीं हो। सू वान एर ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई कि फैंग चेन अभी भी जीवित था। लेकिन फिर उसने व्यंग्य किया, जीवित रहने का क्या फायदा? बर्बादी बर्बादी है, तुम हमेशा सबसे नीच कमीने रहोगे। फैंग चेन ने सू वान आ की बात को नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि मास्टर की पत्नी ठीक है या नहीं। मालिक की पत्नी, क्या आप ठीक हैं? क्यूमेई की आंखें थोड़ी लाल हो गईं जब उसने फैंग चेन को वापस आते देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मास्टर की पत्नी ठीक है। फैंग चेन चिंतित था। उसने क्यूमी को उठाया और अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सिर्फ एक सतही चोट थी, उसने चुपके से राहत की सांस ली। मास्टर की पत्नी, ज़ियाओफांग देर से वापस आया। यह ज़ियाओफांग की गलती है। फैंग चेन का चेहरा अपराधबोध से भरा था। क्यूमेई मुस्कुराए, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सू वानर तुरंत क्रोधित हो गई जब उसने देखा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बेकार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? तुमने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की, तुम बेकार हो। जाओ भाड़ में। जैसे ही उसने ये कहा, वह आगे बढ़ी और फैंग चेन की छाती पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसने उसे एक ही झटके में मार डालने की योजना बनाई। उसकी नज़र में फैंग चेन अभी भी टूटे हुए डेंटियन के साथ बेकार था। वह चाहती तो उसे मार सकती थी। इसके अलावा वह जुलिंग क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, इसलिए फैंग चेन को मारना आसान था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, फैंग चेन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तीखी आंखों ने तुरंत सू वान आ के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल फैंग चेन का हाथ भी हथेली में बदल गया। उसने आखिरी वार किया और सू वान आ की हथेली को छू लिया। सू वान र को लगा कि उसकी हथेली पर बहुत जोर से चोट लगी है। अचानक उसकी हथेली से दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया।
लेकिन फैंग चेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह एक और कदम आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। पाह! इस थप्पड़ से सु वान का आधा चेहरा लाल और सूज गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? सु वान ने अविश्वास में अपने लाल और सूजे हुए चेहरे को छुआ। फिर यह क्रोध में बदल गया। अरे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। वह दहाड़ उठी, उसकी हथेली पंजे में बदल गई। फैंग चेन की हत्या। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, एक विश्वासघाती और विश्वासघाती जानवर। फैंग चेन की आंखें ठंडी थीं और वह आगे बढ़ा। उसने आसानी से सु वान के पंजे के हमले को हथेली से हल कर दिया। ये कैसे संभव है? सु वान को विश्वास नहीं हुआ। फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। सु वान ने कभी साधना पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहती थी जिस पर वह भरोसा कर सके। अन्यथा वह पिछले कुछ वर्षों में केवल एकत्रित आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक ही नहीं पहुंच पाती। उसने गुस्से से कहा, मालिक की पत्नी ने तुम्हें पाला और तुम पर बहुत प्यार लुटाया। आज तुमने वास्तव में अपने माता पिता को मार डाला। तुमने अपनी माँ को भी मार डाला। ये हथेलियाँ, ये बेवफा, विश्वासघाती और निर्दयी होने की सजा है। पापा, कई हथेलियाँ गिर गईं। सु वान के गाल लाल, सूजे हुए और बैंगनी हो गए। उसकी आंखों में तारे दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि उसके 2 दांत भी गिर गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द और डर ने उसके दिल को घेर लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि फैंग चेन इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया और इतना मजबूत कैसे हो गया, जबकि कुछ समय पहले ही वह मर रहा था। फैंग चेन सु वान को जाने नहीं देना चाहता था। वह फिर से हमला करने वाला था, लेकिन क्यू मेई ने उसे रोक दिया। जियो फैंग के बारे में भूल जाओ। अगर वह मर गई तो तुम्हें तकलीफ होगी। वह अब और यह सब नहीं देख सकती थी। भले ही सु वान बेशर्म थी, लेकिन उसने उसे बड़ा होते देखा था। इसके अलावा एक ही संप्रदाय के लोगों द्वारा एक दूसरे को मारना एक गंभीर अपराध है। अगर सु वान मर जाती है तो फैंग चेन का अगला जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि वह सु वान से पूरी तरह निराश है। आज आखिरी बार वह उसके लिए दया की भीख मांग रही है। अब से वह और सु वान पूरी तरह से टूट चुके हैं। फैंग चेन ने अपने मालिक की पत्नी के लाल, सूजे हुए और बैंगनी गालों को देखा। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। उसने सु वान को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, बाहर निकल जाओ। अगर तुमने मेरे मालिक की पत्नी को फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम दोनों कुत्तों और कुतिया को अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं फैंग चेन वादा करता हूँ। सु वान ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और कुछ भी कठोर कहने की हिम्मत भी नहीं की। वह केवल फैंग चेन को आक्रोश से देख सकती थी, इस दुर्भावना को याद कर सकती थी और घबराहट में भाग सकती थी। फैंग चेन ने अपने मालिक की पत्नी को कुर्सी पर बैठाया और कहा, मालिक की पत्नी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। उसने अपना हाथ मालिक की पत्नी की कलाई पर रखा और एक कोमल आध्यात्मिक शक्ति क्यूमी के शरीर में प्रवेश कर गई और तेजी से उसके गाल तक आ गई। क्यूमेई को अपने गालों में हल्की गर्मी महसूस हुई। 1 कप चाय के बाद दर्द खत्म हो गया था और लाली और सूजन भी काफी कम हो गई थी। लेकिन क्यूमेई की तत्काल चिंता उसकी अपनी चोट नहीं थी, बल्कि उसने आश्चर्य से पूछा, जियो फैंग, क्या तुम्हारा डेंटियन ठीक हो गया है? फैंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर की पत्नी, वह ठीक हो गई है। चिंता मत करो मास्टर की पत्नी, 7वें शिखर का मूल्यांकन 1 महीने में होगा। तब तक ज़ियाओफांग निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देगी और हम एक साथ 7वें शिखर पर वापस जाएंगे। क्यूमेई की आंखें हल्की लाल थीं, क्योंकि वह खुश थी। ठीक है, जब तक जियो फैंग ठीक है तब तक सब ठीक है। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जब तक फैंग चेन ठीक है वह संतुष्ट रहेगी। 3 फुट लंबे आध्यात्मिक जहाज पर बूढ़ा आदमी लिन जुयान के पास लौटा और उसने जो कुछ देखा उसे बड़ा चढ़ाकर बताया, जिसे फैंग चेन को बेकार बनाने वाला कहा जा सकता है। लिन जुयान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, फिर चुपके से अपना सिर हिलाया। अतीत की प्रतिभा आज कायरतापूर्ण बर्बादी में बदल गई है और उसके पास अपने मालिक की पत्नी के लिए कार्रवाई करने का साहस भी नहीं है। ये दुखद और हास्यास्पद दोनों है, लेकिन बर्बादी तो यही है। अन्याय पर विलाप करने और अक्षम होने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अपने जैद हाथ में एक जैद कप पकड़ा और अपने मोहक लाल होंठों से मीठी चाय का एक घूंट लिया। फिर उसने कहा, चलो दूसरी चोटी पर चलते हैं। मेंग्याओ की भी इस व्यक्ति के साथ सगाई है, इसलिए उसे सगाई रद्द करने दो। अगर उस पर भरोसा किया गया
तो यह वास्तव में परेशानी होगी। आत्मा का जहाज भागते हुए प्रकाश में बदल गया और तेजी से दूसरे शिखर की ओर बढ़ गया। दूसरी चोटी पर एक विशाल हवेली में लिन जुयान का आत्मा जहाज उतरा और सीधे हवेली में प्रवेश किया। महल से आए दासी उसका स्वागत करने आई, झुककर आदरपूर्वक बोली, महाराज, युवती अभी तक नहीं उठी है। लिन जुयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, क्या ये फिर से हुआ? नौकरानी ने अपना सिर हिलाया, नहीं, बस इतना है कि महिला को हाल ही में नींद आ रही है। लिन जुयान ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। द्वितीय शिखर गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या मेंग्याओ ने 10 वर्ष की आयु में अर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया और वह और लिन जुयान को त्यानिल दिव्य संप्रदाय की बर्फ और आग जुड़वा के रूप में जाना जाता था। ये बर्फ और आग स्वाभाविक रूप से 2 पात्रों को संदर्भित करता है। लिन जुयान का व्यक्तित्व ठंडा है और उसे हिमशल सुंदरी के नाम से जाना जाता है। मेंग्याओ के पास एक गर्म और खुला आंकड़ा, एक आकर्षक उपस्थिति, एक आकर्षक मुस्कान है और वह एक ज्वलंत सुंदरता के रूप में जानी जाती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और उनका रिश्ता इतना अच्छा है कि वे एक दूसरे को अलग नहीं बता सकते। लिन जुयान अकेले बेडरूम में दाखिल हुआ। बिस्तर का पर्दा खोलने के बाद मेंग्याओ ने खुद को सिकोड़ लिया और एक बिल्ली की तरह आलसी होकर सो गया। लोगों के खून में उबाल ये था कि मेंग्याओ की निर्दोष सफेद ज़ेड त्वचा पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी चलती, मोटी और सुंदर आकृति लिन जुयान के सामने प्रकट हुई थी। इसके साथ एक हल्की सुगंध भी है जो लोगों को उसे चूमने और प्यार करने के लिए प्रेरित करती है। लिन जुयान को पहले से ही इसकी आदत थी। उसने कहा, मेंग्याओ, उठने का समय हो गया है। मेंग्याओ की आंखें आधी खुली हुई थी, उसकी आवाज सुस्त थी, वह थोड़ा खींची हुई थी, जिससे उसकी संपूर्ण आकृति कला के एक काम की तरह दिख रही थी। अरे, क्या यह मेरी छोटी बच्ची नहीं है? तुम आज फ्री हो और क्या तुम मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ आए हो? जैसे ही वह बोल रही थी, मेंग्याओ का हाथ लिन जुयान की पतली कमर तक फैल गया और फिर धीरे धीरे पतली कमर से ऊपर की ओर बढ़ा, सीधे शिखर की ओर इशारा करते हुए। लेकिन विमान में चढ़ने से पहले उसे लिन जुयान ने बेरहमी से गिरा दिया। उसने मेंग्याओ को घूर कर देखा, लेकिन मेंग्याओ ने उसे एक ऐसी छेड़खानी भरी नजर से देखा जिसे एक महिला भी सहन नहीं कर सकती। वह इस बारे में बहुत असहाय थी। मेंग्याओ हर चीज में अच्छा था लेकिन उसे छूना पसंद था। लेकिन उसने मेंग्याओ को दोष नहीं दिया, क्योंकि वह समझती थी कि यह भोग विलास के कारण हुआ था। भोग का शरीर एक विशेष आध्यात्मिक शरीर है, जिसकी विशेषता है आकर्षक और मनमोहक प्राकृतिक भौहें और प्रबल इच्छा। इस शरीर की ये अग्नि प्रबल है, लेकिन इसे इच्छानुसार नहीं तोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा ये अग्नि बाहर निकल जाएगी और बहुत संभावना है कि सुगंध गायब हो जाएगी और ज़ैद मौके पर ही मर जाएगा। और जिस पुरुष ने अपना कौमार्य खो दिया है वह मर जाएगा, क्योंकि वह अपने कामुक शरीर की yin अग्नि की प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यह शरीर अपनी yin अग्नि को बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए यह अक्सर अपने मालिक को काटता है। यह ऐसा था जैसे आग शरीर को जला रही हो और चींटियां हड्डियां खा रही हों। ये बेहद असहनीय था, यहाँ तक कि दूसरे शिखर के स्वामी को भी इसमें कुछ नहीं करना है। लिन जुयान ने कहा, उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर कुछ हुआ तो चलो सोते समय बात करते हैं। मेंग्याओ की आवाज आकर्षक और प्रलोभन से भरी थी। लिन जुयान ने भी सीधे तौर पर कहा, यह आपके द्वारा की गई सगाई के बारे में है। मेरी सगाई? मेंग्याओ की आकर्षक आंखें संदेह से भरी थीं। ये देखकर लिन जुयान ने असहाय होकर कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आपको मेरी बात सुननी चाहिए और सगाई रद्द कर देनी चाहिए। फेक चेन एक बेकार काया है। अगर वह आपसे बहुत देर से जुड़ा तो आपको पछतावा होगा। फैंग चेन, इस नाम की बात करते हुए मेंग्याओ को कुछ प्रभाव पड़ता है। दोनों की मुलाकात एक बार हुई थी जब वे दोनों छोटी थी। उस समय फैंग चेन 7 साल का था, लेकिन वह पहले से ही एक वयस्क की तरह परिपक्व था, जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी। ये दिलचस्प है, मेंग्याओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस मंगेतर को देखना चाहता हूँ। वह थोड़ा ऊपर उठकर बैठी और रजाई को अपनी गोरी त्वचा से सरका दिया। उसे अपने उजागर हुए गर्व की परवाह नहीं थी। उसने सीधे लिन जुयान की पतली कमर को गले लगाया और धीरे से और मोहक ढंग से फुसफुसाया, मेरे प्रिय, मेरे साथ देखने के लिए आओ। लिन जुयान को मेंग्याओ की कोमल खुशबू अपने कानों तक आती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया, भूल जाओ, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। वह फैंग चेन से पूरी तरह निराश थी। मत, मेरे साथ चलो, मुझे बस अमृत लेना है।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी? और मेंग याओ ने छेड़खानी से कहा। लिन जुयान असहाय थी। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि मेंग याओ इतनी आसानी से अपना कौमार्य खो देगी, अन्यथा वह अब तक इसे सहन नहीं कर पाती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेंग याओ मुस्कुराया। क्या ये सही नहीं है? भले ही मैं अपना कौमार्य खो दूं, मैं इसे केवल आपको ही दे सकता हूँ, कोई और इसके योग्य नहीं है। ऐसा हुआ कि मैं अपनी मंगेतर से भी मिल सकती हूँ। दूसरी ओर आंतरिक संप्रदाय का दूसरा शिखर। फैंग चेन द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद सु वान शिकायत करने के लिए लुओ युन के पास भागी। सु वान एर का लाल और सूजा हुआ चेहरा देखकर लुओ युन के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। वह कमीना अभी मरा नहीं है। अगर मरा नहीं है तो वह काय ही होगा। उसने मेरी औरत को मारने की हिम्मत की। वह वाकई मौत की तलाश में है। वह उदास दिख रहा था और बाहर की ओर चिल्लाया, हे शियू। एक पतला आदमी खुशी से दरवाजे के बाहर भाग गया। बॉस, आप क्या चाहते हैं? लुओ युन ने ठंडे स्वर में कहा। बाहरी संप्रदाय में फैंग चेन नाम का एक आदमी है, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। हे शियू ने यह सुना और हल्की से मुस्कुराया। चिंता मत करो मालिक, मैं इसे साफ सुथरा कर दूंगा। उसी समय फैंग चेन ने अपने मालिक की पत्नी को बसाने के बाद हवेली छोड़ दी और बाहरी संप्रदाय वूजी पीक पर चला गया। वूजी चोटी 10 से अधिक पर्वतों पर फैली हुई है। यद्यपि यह भीतरी पंथ की 7 चोटियों जितना बड़ा नहीं है, फिर भी यह अत्यंत विशाल और दर्शनीय है। वूजी चोटी वह चोटी है जहां बाहरी संप्रदाय के अनुयायी सबसे अधिक आते हैं, क्योंकि यहाँ बाहरी संप्रदाय का पुस्तकालय, आत्मा हथियार मंडप और जादुई गोली मंडप है। ये सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए अपरिहार्य संसाधन हैं। फैंग चेन को इस महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि यह केवल 2 स्पिरिट स्टोन और एक प्रथम स्तरीय स्पिरिट पिल है, लेकिन ये फैंग चेन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अब पैसे से वंचित है। जादुई गोली के मंडप में पहुंचकर फैंग चेन ने अपना नाम बताया। वेतन के प्रभारी शिष्य ने आलस्य से फैंग चेन की ओर देखा और बिना ज्यादा बकवास किए उसने 2 आत्मा पत्थर और एक गोली उसे फेंक दी। फैंग चेन ने उसे सावधानी से लिया और अपनी कमर की थैली में रख लिया। उसने ऊपर देखा और धन्यवाद कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि शिष्य उसके पीछे शून्य दृष्टि से देख रहा था। फैंग चेन चौंका और उसने पीछे देखा, लेकिन उसने देखा कि एक लड़की मुस्कुराती हुई उसकी ओर आ रही है। लड़की की उम्र लगभग 15 या 16 साल थी। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, चेहरा आकर्षक था और रंग गोरा था। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। रंग बहुत चमकीला था, जो उसके हॉट फिगर को पूरी तरह से दिखा रहा था। उसकी चमक के नीचे सबसे चमकदार ब्रोकेड भी फीका और बेरंग लग रहा था। यह महिला बेहद आकर्षक थी और फैंग चेन भी उसके सामने आकर्षक सुंदरता से चकित था। केवल लिन जुएयान, जिससे वह पहले मिल चुका था, ही उसका मुकाबला कर सकता था। और ये लड़की मेंग याओ थी। फैंग चेन ने सोचा कि दूसरी पार्टी भी वेतन लेने के लिए यहाँ आई है, इसलिए वह एक तरफ हट गया। लेकिन मेंग याओ सीधे उसके पास चली गई। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, थोड़ा सा दबे पांव चली, ऊपर देखा और फैंग चेन के पास पहुंची और एक मीठी मुस्कान के साथ बोली, भाई, मैं अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुई हूँ और वूजी पीक से परिचित नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ टहलने चल सकते हो? फैंग चेन ने अवचेतन रूप से मेंग याओ की ओर देखा। उसकी पलकें हल्की सी झपक रही थी। ये लड़की वास्तव में दिल को लुभाने वाली है। उसकी हर हरकत स्वाभाविक और सहज थी, हर तरह से आकर्षक। ऐसा नहीं कि वह जानबूझकर कृत्रिम थी। वह एक आकर्षक हड्डी के साथ पैदा हुई थी, इसलिए ये केवल इस तरह ही हो सकता है। शेंदान मंडप के बाहर लिन जुयान ने चुपचाप ये दृश्य देखा। दोनों मूल रूप से अमृत प्राप्त करने के लिए शेंदान मंडप के बुजुर्गों के पास गए थे, लेकिन उन्हें फैंग चेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जो सिर्फ अपना वेतन लेने के लिए यहाँ आए थे। लिन जुयान ने मेंग याओ को फैंग चेन की पहचान के बारे में बताया। मेंग याओ ने सुना कि यह फैंग चेन था और उसका दिल द्रवित हो गया। वह अपनी आकर्षक प्रतिभा का उपयोग करके फैंग चेन को लुभाना चाहती थी और अपने विकृत हृदय को प्रकट करना चाहती थी। फिर उसने सगाई रद्द करने की बात कही। फैंग चेन को अपमानित करो। उस समय फैंग चेन का चेहरा कितना बदसूरत होगा, इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। हालांकि मेंग याओ के प्रलोभन का सामना करते हुए फैंग चेन ने अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए और अपनी दूरी बनाए रखी। सु वानर के विश्वासघात के बाद वह अब आसानी से महिलाओं पर भरोसा नहीं कर सकता था, विशेष रूप से सुंदर महिलाओं पर। और वह मूर्ख नहीं था। अब उसमें कोई खास बात नहीं थी,
तो दूसरा पक्ष उसे कैसे नीची निगाह से देख सकता था। उसने हल्के से कहा, माफ कीजिए, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद वह सुवान को दरकिनार कर शेंदान पवेलियन छोड़ना चाहता था। मेंग याओ वही दंग रह गई। उसके प्यारे और आकर्षक रूप ने शिष्य की आंखें सीधी कर दी। वह चिल्लाना चाहता था, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने कौन व्यक्ति है। आखिरी व्यक्ति जिसने मेंग याओ को चिढ़ाया था, वह काफी समय से अंधा और विकलांग है। मेंग याओ ने कभी नहीं सोचा था कि फैंगचेन उदासीन रहेगा। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका कामुक शरीर नकली था, या फैंगचेन कोई पुरुष नहीं था। लेकिन एक महिला भी उसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती थी। इस फैंगचेन के साथ क्या हो रहा था? जहां तक अभी की योजना की बात है, तो वह भी लिंग फैन की ठंडी प्रतिक्रिया के कारण बर्बाद हो गई। दरवाजे के बाहर लिन जुएयान भी अविश्वास में इस दृश्य को देख रहा था। मेंग याओ के प्रेमी संप्रदाय के चारों ओर जा सकते थे। ये पहली बार था जब उसने किसी को मेंग याओ के दृष्टिकोण को सीधे तौर पर अस्वीकार करते देखा, और यह बहुत अशिष्टतापूर्ण था। मेंग याओ को होश आया और उसने फैंगचेन की पीठ को देखा। वह बहुत असंतुष्ट थी, साथ ही वह थोड़ी अधिक उत्सुक भी थी। वह चकमा देकर फिर से फैंगचेन के सामने आ गई। फैंगचेन को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। उसने मेंग याओ को लगभग सीधे टक्कर मार दी। हालांकि उन्होंने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। वे एक दूसरे की खुशबू भी सूंघ सकते थे। लेकिन फैंगचेन का शरीर तलवार दानव के खून से परिवर्तित हो सकता है, और दानव की सांस बहुत कमजोर है लेकिन अभी भी मौजूद है। ये सांस अत्यंत यांग है और दूसरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मेंग याओ के अत्यंत यिन कामुक शरीर के लिए इसका उत्तेजक प्रभाव है। अगले ही पल मेंग याओ का चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर उसका शरीर नर्म पड़ गया और उसका पूरा शरीर लाल हो गया। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला और एक सुगंधित सांस ली, जैसे उसने कोई कामोद्दीपक दवा ले ली हो। लेकिन मेंग याओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति लगातार प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन उसे एक तरह की जलन भरी इच्छा का दर्द महसूस हो रहा था। फैंगचेन ने देखा कि मेंग याओ जमीन पर गिरने वाली थी और अवचेतन रूप से उसका समर्थन किया। लेकिन अपने शरीर पर तलवार दानव की सांस के कारण मेंग याओ को और भी असहज महसूस हुआ। फैंगचेन मेंग याओ से पूछने ही वाला था कि वह कैसी है, और अगले ही पल उसके सामने एक हवा का झोंकाया और लगभग 30 साल की एक महिला, जो बड़ों के कपड़े पहने हुए थी, उन दोनों के सामने प्रकट हुई। लिन जुएयान ने देखा कि मेंग याओ अचानक बीमार पड़ गई। उसे भी अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह दौड़कर अंदर गई। हालांकि उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक गुप्त तरीका अपनाया, इसलिए फैंगचेन उसे लिन जुएयान के रूप में नहीं पहचान सका, जिसने पहले ही सगाई तोड़ दी थी। महिला बुजुर्ग को देखकर वह जल्दी से चिल्लाया, बुजुर्ग हुनगुन, कृपया मेरी मदद करें। एल्डर हुनगयुन ने भौहें सिकोड़कर मेंग याओ की ओर देखा, और मेंग याओ की अचानक बीमारी के बारे में बहुत उलझन में थे। लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम उसकी मदद करो। वह स्वाभाविक रूप से फैंगचेन के बारे में बात कर रही थी, जो मेंग याओ का समर्थन कर रहा था। फैंगचेन ने मना नहीं किया। आखिरकार मेंग याओ उसके सामने बेहोश हो गई। उसने उसे भीतरी कमरे में जाने में मदद की। अंदर जाने से पहले लिन जुएयान ने वेतन के प्रभारी शिष्य से कहा, अगर यह बात फैली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये शिष्य स्वाभाविक रूप से लिन जुएयान को जानता था, और जब उसने ये सुना तो उसका चेहरा भय से भर गया और उसने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। तभी लिन जुएयान ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि फैंगचेन मेंग याओ को कुर्सी पर बैठा रहा है। एल्डर हुनगयुन ने हुनगयुन की नब्ज पकड़ी और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। एक पल के बाद उसने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। भोग का शरीर पूरी तरह से फट गया है और ये नाक पूरे शरीर में फैल गई है। मेरी गोलियां बेकार हैं क्या? एल्डर हुनगुन, आप पूरे संप्रदाय में सबसे कुशल कीमियागर हैं। आप भी ऐसा नहीं कर सकते, तो मेंग याओ भी नहीं। लिन जुएयान पूरी तरह से घबरा गया था। अगर एल्डर हुनगयुन भी ऐसा नहीं कर सकता, तो मेंग याओ वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। इस समय मेंग याओ और भी अधिक गंभीर लग रही थी। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और वह मुंह खौंफने वाली आवाजें निकालती रही, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के कारण वह बेहद असहज थी। भोग का शरीर। फैंगचेन का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने एक बार इस शरीर के अभिलेख पढ़े, जिससे पता चला कि इस शरीर में यिन अग्नि बहुत मजबूत थी
और हमले के दौरान ये अग्नि उलझ जाएगी और कामुक शरीर वाली महिला ये अग्नि के संचय के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाएगी। उन्होंने मेंग्याओ से इतनी शानदार शारीरिक बनावट की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसी समय उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। तलवार दानव का रक्त अत्यधिक यांग ऊर्जा के कारण पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर मेंग्याओ की शुद्ध यिन आग को अवशोषित किया जाता है तो शोधन के दौरान होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है और तलवार दानव के रक्त को फिर से परिष्कृत और अवशोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन जुएयान और एल्डर हुनबुन की नज़र तुरंत फेंग चेन पर पड़ी। क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? लिन जुएयान को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ। क्या आप कीमिया जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हुनबुन को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चतुराई से कहा, इस शिष्य का भोग विलास का शरीर सरल नहीं है और इसे केवल उपचार करके ठीक नहीं किया जा सकता है। फैंग चेन को पता था कि उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, इसलिए उसने आगे कहा, हालांकि मैं एक कीमियागर नहीं हूँ, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। अगर वह इसका इलाज कर सकता है तो उसे कोशिश करने दो। मेंग्याओ ने कहा। इस समय वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे, जिससे उसका सुंदर और आकर्षक शरीर उजागर हो रहा था, जो मोहक था। वह इतनी पीड़ा में थी कि अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, इसलिए वह केवल एक मरे हुए घोड़े की तरह अभिनय कर सकती थी। ये देखकर लिन जुएयान ने अनिच्छा से भी सहमति दे दी। अब फैंग चेन को प्रयास करने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अपने कपड़े उठाओ और अपने पेट के निचले हिस्से को दिखाओ। मुझे इस तकनीक को संचालित करने के लिए अपना हाथ तुम्हारे पेट के निचले हिस्से पर रखना होगा। फैंग चेन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, ऐसा नहीं है कि वह लाभ उठाना चाहता है। यदि वह येन अग्नि को अवशोषित करना चाहता है तो उसे त्वचा से संपर्क करना होगा। येन अग्नि पेट में स्थित है, इसलिए वहां से शुरू करना सबसे उपयुक्त है। मेंग्याओ की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई और वह फैंग चेन को घूरने लगी। लिन जुएयान हैरान और क्रोधित थी। आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वह फैंग चेन से पूरी तरह निराश थी। हालांकि फैंग चेन थोड़ा असफल था, फिर भी जब उसने सीधे विवाह प्रमाण पत्र सौंपा तो उसने फैंग चेन के बारे में बहुत सोचा। लेकिन फैंग चेन अभी भी इस समय फायदा उठाने की सोच रहा है। क्या यह आदमी इतना असहनीय है? क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेंग्याओ एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया और बोली, ठीक है। वह मन ही मन सोच रही थी, मुझे इस तरह देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। खैर, मर्द ऐसे ही होते हैं। खैर, अगर उसने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे थप्पड़ मारकर भगा दूंगी। फिर कहूंगी कि सगाई तोड़ने की बात पर उसे जरूर शर्म आएगी। मेंग्याओ। लिन जुएयान ने अविश्वास में मेंग्याओ को देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सहमत होगी। मेंग्याओ ने लिन जुएयान को आंख मारी और वह तुरंत समझ गई कि मेंग्याओ क्या करना चाहती थी। लेकिन वह अभी भी मेंग्याओ के लिए खुद को अयोग्य महसूस करती थी। क्या वह सगाई तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लायक है? लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। जब तक वह सगाई रद्द कर सकती थी, वह कुछ भी करने को तैयार थी। तुरंत मेंग्याओ ने दर्द सहन किया और अपने कपड़े थोड़ा खींच लिए, जिससे उसका निर्दोष, सपाट और चिकना पेट दिखाई देने लगा। चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। उसके स्वर में प्रलोभन का भाव था, लेकिन उसकी आंखें फैंग चेन को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। जब तक उसकी आंखों में इच्छा का संकेत था, वह बिना किसी हिचकिचाहट की कार्रवाई करेगी। फैंग चेन शांत देख रहा था। मेंग्याओ के सामने बैठ गया, उसके निर्दोष पेट को देखा, अपना हाथ बढ़ाया और उसे अंदर डाल दिया। वह कोमल स्पर्श जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसे थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मेंग्याओ का नाजुक शरीर पहले से ही गर्म था और उस एहसास ने उसके दिल को झकझोर दिया। लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और एक विचार के साथ उसने अपने शरीर में तलवार राक्षस के खून को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अचानक मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज जलन और दर्द की अनुभूति हुई। मेंग्याओ के शरीर में मौजूद येन अग्नि ने फैंग चेन के शरीर में मौजूद भयानक यांग ऊर्जा को महसूस किया। फैंग चेन को इसे खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ी और यह मेंग्याओ के निचले पेट में एक्यूपंक्चर बिंदु के माध्यम से बाहर आ गई। फैंग चेन के शरीर में प्रवेश करें। अचानक येन अग्नि और यांग अग्नि आपस में टकरा गए। दर्द तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय तलवार दानव के खून की शुद्ध ऊर्जा फैंग चेन के शरीर में विलीन हो गई। फैंग चेन के शरीर में तलवार चरित्र ताओवादी पाठ प्रकाश से चमक उठा।
धीरे धीरे प्रकाश का एक चक्र प्रकट हुआ। दूसरे स्तर का ताओवादी पाठ। अगर उसके शरीर में दाओ वेन को दूसरों द्वारा देखा जाता है तो यह निश्चित रूप से पूरे त्यानियो मिंगजोंग को झटका देगा। ताओवाद के दायरे में पहुंचने से पहले ताओवेन को समझने में सक्षम होना पहले से ही प्रतिभा स्तर पर है, और स्तर 2 ताओवेन प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली है। यहाँ तक कि विशाल त्यानियो दिव्य संप्रदाय में भी केवल कुछ ही लोग हैं। उसी समय फैंगचेन का साधना स्तर भी आत्मा को इकट्ठा करने के चौथे स्तर से सीधे 5वें स्तर तक और अंततः 5वें स्तर के चरम स्तर तक पहुंच गया। इस तरह की सफलता की रोमांचक अनुभूति, इससे फैंगचेन को बहुत ताजगी महसूस हुई। मेंग्याओ को यह नहीं पता था, वह फैंगचेन के हाथों के बेतरतीब ढंग से छूने का इंतजार करती रही। हालांकि फैंगचेन का हाथ अचानक नहीं छू गया। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में यिन अग्नि धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और एक गर्म धारा फैंगचेन की हथेली से उसके पेट में प्रवेश कर गई और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय आराम की भावना फैल गई, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस प्रक्रिया का आनंद लेने लगी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत गर्म है, और साथ ही बादल उसके चारों ओर थे और उसे दुलार रहे थे, जिससे उसे आराम और मरने का एहसास हो रहा था। लेकिन जब ये सुख सुविधा अपने चरम पर पहुंचने ही वाली थी तो फैंगचेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। तुम रुक क्यों गए? ये भावना अचानक गायब हो गई, जिससे मेंग्याओ थोड़ा असंतुष्ट हो गया। लेकिन जब उसने फैंगचेन को देखा तो वह फैंगचेन की उपस्थिति से डर गई। फैंगचेन की आंखें लाल हो गई थीं और उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था, और उसकी त्वचा का रंग पीला और नीला था और वह बेहद कमजोर था। तुम्हें क्या हो गया है? मेंग्याओ ने आश्चर्य से कहा। फैंगचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, बस खपत बहुत ज्यादा हो गई है। उसने तलवार दानव के रक्त का आधा हिस्सा अवशोषित कर लिया था, और जब वह इसे अवशोषित करना जारी रखने वाला था तो उसने पाया कि उसका शरीर तलवार दानव के रक्त के परिवर्तन का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने तुरंत तलवार दानव रक्त को परिष्कृत करने की अपनी योजना रोक दी। ऐसा लगता है कि मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि मेरी साधना में सुधार न हो जाए, तभी मैं शोधन जारी रख सकता हूँ। हालांकि तलवार दानव रक्त की ऊर्जा जिसे मैंने अभी परिष्कृत किया है पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुई है, और एकत्रित आत्मा के छठे स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा। मेंग्याओ को यह नहीं पता था। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैंगचेन ने उसका इलाज किया था। इस समय उसे एहसास हुआ कि दर्द गायब हो गया है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक सी उभरी और उसने अपने कपड़े ठीक किए और खड़ी हो गई। पता चला कि वह सचमुच ठीक हो गया था। हॉन ड्यून और लिन जुएयान ने भी अविश्वास में दृश्य देखा। क्या ये वास्तव में ठीक हो गया है? लेकिन फिर लिन जुएयान ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और खुद से सोचा, ये सिर्फ किस्मत है। यह शायद है कि मेंग्याओ के शरीर में यिन अग्नि अपने आप पीछे हट गई, और यह स्थिति पहली बार नहीं हुई है। हॉन ड्यून को भी लगा कि यदि भोग विलास की समस्या का समाधान इतना आसान होता तो ये लाइलाज समस्या नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भोग के शरीर को समझते हैं, इसलिए वे इस पर विश्वास नहीं करते। केवल मेंग्याओ की आकर्षक आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से फैंगचेन को देखा। केवल वह जानती थी कि यह फैंगचेन ही था जिसने उसे बचाया था। जब फैंगचेन शांत हो गया और ठीक हो गया तो उसने कहा, मैं इस शरीर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे इलाज जारी रखना होगा। लिन जुएयान ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इस आदमी ने वास्तव में खुद को श्रेय लिया और मेंग्याओ का फायदा उठाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसे आश्चर्य ये हुआ कि मेंग्याओ ने वास्तव में सीधे सहमति दे दी थी। लिन जुएयान ने अविश्वास से मेंग्याओ को देखा। मेंग्याओ मुस्कुराते हुए लिंग फैन के पास आए और बोली, आइए एक दूसरे को फिर से जाने। मेरा नाम मेंग्याओ है। फैंगचेन ने अपने हाथों को मोड़कर कहा। फैंगचेन, एक बाहरी शिष्य। मेंग्याओ की आंखें मोहक हो गईं और उसने आकर्षक ढंग से कहा, आप मुझे बस मेंग्याओ कह सकते हैं। या मेंगर। जब वह मेंगर के बारे में बात कर रही थी तो वह जानबूझकर फैंगचेन के कान में झुकी और उसकी आकर्षक आवाज ने फैंगचेन के दिल को झकझोर दिया। फैंगचेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, चलो इसे मेंग्याओ कहते हैं। फैंगचेन की शर्मिंदगी देखकर मेंग्याओ फिर से आकर्षक ढंग से हंसी। ठीक है, मैं तुम्हें भाई फैंग कहूंगी। ये कहने के बाद उसने फैंगचेन को आंख मारी। फैंगचेन थोड़ा असहाय था,
ये स्पष्ट था कि मेंग्याओ उसे चिढ़ाने के लिए यहाँ थी। मेंग्याओ ने फिर कहा, वैसे भाई फैंग, आपने कहा था कि मैं भविष्य में भी आपका इलाज करता रहूंगा। मैं कुछ दिनों में आपके पास आऊंगा और आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके उन अंतिम शब्दों और उसके मोहक स्वर ने लोगों को अपने हृदय में स्वप्न देखने से रोक नहीं पाया। तो फिर मैं यहाँ फिर आऊंगा। फैंग चेन ने सलामी में अपने हाथ झुकाए। यहाँ और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वह उलझन में भाग गया। ये देखकर मेंग्याओ ने एक बार फिर मार्मिक मुस्कान दिखाई। लिन जुयान ने असंतुष्ट होकर मेंग्याओ की ओर देखा और कहा, मेंग्याओ, तुमने मुझे सगाई तोड़ने के बारे में क्यों नहीं बताया? मेंग्याओ ने फॉन्ग चेन को गेट के बाहर गायब होते देखा। लिन जुयान के गुस्से भरे चेहरे को देखकर मेंग्याओ ने जल्दी से कहा, ओह, ये किसी भी समय किया जा सकता है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह आदमी तो बहुत बिगड़ैल है। एक बार तुम्हारा फायदा उठाना काफी नहीं है, वह तो लगातार तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। लिन जुयान फैंग चेन से बेहद निराश था। ठीक है, वह उतना बुरा नहीं है जितना तुमने कहा, चलो चलते हैं। ये देखकर लिन जुयान असहाय हो गया और केवल इतना कह सका, आप बाहर जाकर पहले मेरा इंतजार करें, जबकि होंगुन और मैं कुछ अमृत लेते हैं। ठीक है। मेंग्याओ ने होंगुन को सलाम किया और उसे धन्यवाद दिया, फिर दरवाजे की ओर चल दी। एल्डर होंगुन ने ये दृश्य देखा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, युवा होना अच्छी बात है। लिन जुयान ने कहा, मुझे एल्डर होंगुन को परेशान करने के लिए खेद है। बुजुर्ग होंगुन ने अपना सिर हिलाया, मैंने इस लड़की को बड़ा होते देखा है। मुसीबत कहना बहुत विनम्र बात होगी। मेरे साथ आओ। तुरंत लिन जुयान ने अमृत पाने के लिए होंगुन का पीछा किया। मेंग्याओ के न चलने का कारण ये था कि होंगुन महल में दवा की गंध बहुत तेज थी और वह अपने कामुक शरीर को फिर से उत्तेजित करने से डरती थी। जब मेंग्याओ शेंदान मंडप के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि फैंग चेन को आत्माओं को इकट्ठा करने वाले 7वें या 8वें स्तर के कई बाहरी शिष्यों द्वारा रोका जा रहा है। वे सब फैंग चेन को घूर रहे थे, उनकी आंखों में बुरी नीयत थी। नेता कोई और नहीं बल्कि लुओ युन द्वारा भेजा गया हेक शियू था। क्या आप फैंग चेन हैं? क्या आपने सीनियर सिस्टर सू को हराया? हेक शियू ने ठंडे भाव से फैंग चेन को देखा। जब उसने ये सुना तो फैंग चेन तुरंत समझ गया कि ये लोग कौन थे और उसने शांति से कहा, अगर उसने मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत की है तो उसे मेरे द्वारा उसे मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। हेक शियू ने व्यंग्य किया, आपकी वरिष्ठ पत्नी कौन है? यदि वरिष्ठ बहन सू उसे मारना चाहती है तो उसे मार डालो, लेकिन आपको वरिष्ठ बहन सू को छूना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, अपने डेंटियन और अंगों को नष्ट कर दो या हम तुम्हें मार देंगे। उसने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा और कहा। फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही, ये संप्रदाय है। हेक शियू जोर से हंसा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किसके लिए उपयोगी है। यहाँ वरिष्ठ भाई लुओ भगवान हैं, जो मरना चाहता है उसे मरना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह लिंग फैंग की ओर दौड़ा। एक हथेली सीधे दिल पर लगी, अगर ये लग गई तो यह निश्चित रूप से मौत से बच जाएगा। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली। हालांकि प्रतिद्वंद्वी आत्मा सभा क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन वह उससे 3 क्षेत्र ऊपर था। लेकिन तलवार दानव के खून से उसका भौतिक शरीर बदल गया है और उसके पास तलवार से लिखा ताओवाद है। उसके पास 9वें स्तर पर लड़ने की शक्ति है, 8वें स्तर की तो बात ही छोड़िए। वह सबसे आखिर में पहुंचा। ये भी एक हथेली से मारा गया था। दोनों पक्षों की हथेलियां टकराईं। अगले ही पल क्लिक की आवाज हुई। हेक शियू का हाथ टूट गया, लेकिन फैंग चेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। आह! अचानक चीखें सुनाई दी। हे ज़ियुफेई वापस चला गया। वह जमीन पर जोर से गिर गया। उसके हाथ रस्सी की तरह टेढ़े और कमजोर हो गए थे। दर्शकों में हर कोई दंग रह गया और मेंग्याओ जो दूरी पर कार्रवाई की योजना बना रही थी वह भी दंग रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेक शियू, जो फैंग चेन से कई स्तर ऊपर था, सिर्फ एक चाल से पराजित हो जाएगा। तुम अभी भी इधर उधर क्यों घूम रहे हो? चलो। हेक शियू ने दर्द सहन किया, फैंग चेन को भयंकर और आक्रोश भरी आंखों से देखा और चिल्लाया। तभी बाकी लोग प्रतिक्रिया करते हुए फैंग चेन की ओर दौड़े। कई लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए फैंग चेन डर नहीं रहा था। शरीर के अंदर तलवार का पात्र ताओ वेन फट गया। हथेलियां तलवार की उंगलियों में बदल गईं। बनाया गया हर बिंदु किसी को दूर धकेल सकता है। बस कुछ ही सांसों का समय था। जमीन लोगों से भर गई थी जो लगातार रो रहे थे। दूर से मेंग्याओ दंग रह गया। क्या उसने नहीं कहा था कि फैंग चेन बेकार है? कुछ ही चालों में
वह अपने से उच्च स्तर की साधना वाले भिक्षु को हरा सकता है। क्या ये बर्बादी है? क्या हुआ? जब वह स्तब्ध थी तो कई और आकृतियां प्रकट हुईं। ये लोग एक समान पोशाक पहने हुए हैं और सभी बाहरी कानून प्रवर्तन हॉल के अनुयायी हैं। नेता का नाम हुआंग योंग है। लोगों को जमीन पर पड़े देखकर हुआंग योंग की भौहें तन गईं। जब ही शियाओ ने हुआंग योंग को देखा तो उसे लगा जैसे उसने कोई उद्धारकर्ता देखा हो। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, वरिष्ठ भाई हुआंग, यह मैं हूँ। मैं वरिष्ठ भाई लुओ युन के बगल वाला व्यक्ति हूँ। लुओ युन और हुआंग योंग को तुरंत पता चल गया कि हे शियू कौन था और उन्होंने जल्दी से पूछा, जूनियर भाई हे, क्या हो रहा है? आपको किसने मारा? हे शियू ने तुरंत फैंग चेन की ओर इशारा किया, ये वही है। उसने अचानक हम पर हमला किया। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। वरिष्ठ भाई हुआंग, उसे पकड़ो। मैं वरिष्ठ भाई लुओ के लिए काम कर रहा हूँ। हुआंग योंग की नज़र तुरंत फैंग चेन पर पड़ी। कितना दुस्साहस! संप्रदाय के लोगों पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत के लायक हो, वह चिल्लाया। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और कहा, उन्होंने मुझे रोका और मेरे साथ कुछ करना चाहते थे। मैं बस आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा था। हुआंग योंग ने व्यंग्य किया, न्यायोचित बचाव। बकवास! ये स्पष्ट है कि तुमने ही किसी को पीछे से चोट पहुंचाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बहस करने की? वास्तव में वह एक नज़र में समझ गया था कि फैंग चेन को परेशान करने की कोई आवश्यकता क्यों थी और इसके बजाय उसे फैंग चेन ने सबक सिखाया। लेकिन तो क्या हुआ? हे शियू के पीछे दूसरे स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति लुओ युन था। वह लुओ युन को खुश करने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? यह आदमी क्रूर और निर्दयी है। वह अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को मारने में सक्षम था। उसके अंग और डेंटियन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उसे त्यानेयू दिव्य संप्रदाय से बाहर निकालो। हुआंग योंग ने सीधे फैंग चेन को दोषी ठहराया। हाँ, उसके पीछे खड़े कई लोग तुरंत कार्रवाई करना चाहते थे। हे शियू ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? लड़ते रहो। यदि आप कानून प्रवर्तन हॉल पर हमला करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मरने तक प्रतीक्षा करें। मैं आपकी मालकिन पत्नी को फिर से मार डालूंगा। फैंग चेन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह एक शियू को घूर रहा था। मास्टर की पत्नी उसके विपरीत तराजू है और जो कोई भी चाल चलेगा वह मारा जाएगा। जब वह कार्रवाई करने ही वाला था, मेंग्याओ की आवाज फैंग चेन के पीछे से सुनाई दी। लुओ युन, मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह बाहरी संप्रदाय कब लुओ युन की दुनिया बन गया। इस बार मेंग्याओ की आवाज मोहक नहीं थी, केवल दबंग थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेंग्याओ पहले से ही फैंग चेन के सामने खड़ी थी। हुआंग योंग कानून प्रवर्तन हॉल के काम में बाधा डालने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को डांटना चाहता था। लेकिन जब आप मेंग्याओ के सुंदर और आकर्षक चेहरे को देखते हैं, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गया। मेंग्याओ की आंखें अभी भी ठंडी थीं। मुझे बताओ, उस निकम्मे लुओ युन ने इस बाहरी द्वार पर एक हाथ से आकाश को कब ढक लिया था? ये सही और गलत को भ्रमित करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या तुम मुझे छूने की भी हिम्मत कर सकते हो? मेंग्याओ आगे बढ़ती रही। उसकी आकर्षक आंखें ठंडक से भरी थीं। वरिष्ठ बहन मेंग, मुझे नहीं पता था कि यह वरिष्ठ भाई आपका मित्र है। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया इस बार मुझे छोड़ दें। हुआंग योंग अपने घुटनों पर गिर गया और दया की भीख मांगता रहा। मेंग्याओ ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। तुम कानून प्रवर्तन हॉल से इस्तीफा दे दो और त्यानेयू दिव्य संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। अगर मैं तुम्हें फिर से देखूं तो मर जाओ। उसने कानून प्रवर्तन हॉल के अन्य शिष्यों की ओर देखा और कहा, आपके लिए भी यही बात लागू होती है। हुआंग योंग पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस समय वह एक शियू से इतनी नफरत करता था कि वह उसे टुकड़ों में काटना चाहता था। ये सब उन्हीं की वजह से है, इसीलिए मेरी यह हालत हुई। हे शियू भी डर के मारे जमीन पर दुबक गया। लुओ युन को मेंग्याओ के सामने सम्मान से पेश आना था, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मेंग्याओ को अपनी ओर देखते देख वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। वरिष्ठ बहन मेंग, मुझे पता है कि मैं गलत था। वह अपने दूसरे हाथ से खुद को पंखा झलता रहा। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। मेंग्याओ ने घृणा से उसकी ओर देखा, फिर फैंग चेन की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत नर्म हो गईं। आप इन लोगों के जीवन का फैसला करते हैं। चाचा लिंग, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे सच में पता है मैं गलत था। बस इस बार मुझे छोड़ दो।
हेक शियू भी चतुर था और उसने तुरंत फैंग चेन से दया की भीख मांगी। फैंग चेन ठंडा और किसी भी दया से रहित लग रहा था। अपनी साधना नष्ट करो और तियान्यू दिव्य संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। यदि फैंग चेन के साथ विश्वासघात नहीं हुआ होता तो वह इतना क्रूर नहीं होता, लेकिन तलवार दानव का खून सोखने के बाद फैंग चेन अपने दुश्मन को कोई मौका नहीं देगा। मेंग्याओ ने प्रशंसा भरी नजरों से फैंग चेन की ओर देखा। दया मठवासी दुनिया में सबसे हास्यास्पद चीज है। दूसरी ओर लिन जुएयान भी शेंदान मंडप से बाहर निकला और उसने ये दृश्य देखा। अचानक वह भौचक्की रह गई। उसकी नज़र में फैंग चेन दूसरों को धमकाने के लिए मेंग्याओ पर निर्भर था। किसी का दानटियन नष्ट कर दो, ये हत्या से किस तरह अलग है, हत्या से भी ज्यादा क्रूर। हे शियू का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? मेंग्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। हे शियू को पता था कि इन शब्दों का क्या मतलब है। अगर उसने अपनी साधना समाप्त नहीं की तो अंत और भी अधिक दुखद होगा, और यहाँ तक कि उसका परिवार भी इससे प्रभावित होगा। वरिष्ठ बहन मेंग, आपका धन्यवाद। अंकल लिंग, मुझे न मारने की आपकी दयालुता के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे छाती पर थप्पड़ मारा। डेंटियन फट गया। अन्य लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक अपने डेंटियन को नष्ट कर दिया। दूसरी चोटी पर मेंग्याओ स्वर्ग है। ये देखकर मेंग्याओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बाहर क्यों नहीं निकल जाते? हेक शियो और अन्य लोग केवल गंभीर दर्द और निराशा को सहन कर सके और भ्रमित होकर भाग गए। फैंग चेन ने मेंग्याओ को जटिल भाव से देखा। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेंग्याओ का संप्रदाय में बहुत ऊंचा दर्जा होना चाहिए यदि वह लोगों को उनके दानतियान में कुछ ही शब्दों से आत्मविनाश करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह 5 साल से कब्र की रखवाली कर रहा है और त्यानियू दिव्य संप्रदाय में कई बदलाव हुए हैं जिनके बारे में वह अनजान है। क्यों? क्या तुम मुझ में रुचि रखती हो? मैं तुम्हें अकेले में मुझे अच्छी तरह जानने का मौका दे सकती हूँ। फैंग चेन का सामना करते हुए मेंग्याओ अपनी आकर्षक और मनमोहक उपस्थिति में लौट आए और उसकी हर हरकत रोमांचक थी। नहीं, फैंग चेन ने अपना सिर दृढ़ता से हिलाया और कहा, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस दयालुता का बदला चुकाने के लिए निश्चित रूप से आपकी भोग विलास की समस्या का पूरी तरह से समाधान करने में आपकी मदद करूंगा। अलविदा। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथों को थोड़ा सा मुड़ा और चला गया। फैंग चेन की लंबी और मजबूत पीठ को देखकर मेंग्याओ को कुछ आत्मसंदेह हुआ। क्या मेरी खूबसूरती ही काफी आकर्षक नहीं है, या यह आदमी बस बेवकूफ है, या वह लॉन्ग यांग जितना ही अच्छा है? मेंग्याओ, तुम उसे दूसरों को परेशान करने में क्यों मदद कर रहे हो? लिन जुएयान ने चलकर शिकायत की। मेंग्याओ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, जुएयान, क्या मैं अब आकर्षक नहीं हूँ? लिन जुएयान दंग रह गई। मेंग्याओ को देखा जो एक परी की तरह मंत्रमुग्ध थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस आदमी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेंग्याओ ने भौहें सिकोड़ ली। लिन जुएयान फिर से थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर कुछ सोचकर बोला, वह पहले अपनी छोटी बहन से प्यार करता था, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे धोखा दिया था। शायद वह अभी भी उस छाया से बाहर नहीं आया है। मेंग्याओ की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। ऐसा ही होना चाहिए। उसने फिर से एक आकर्षक मुस्कान दिखाए और खुद से सोचा, तुम मेरे शरीर को भोग विलास से मुक्त करने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम जानते हो कि मेरी पहचान सरल नहीं है और मैं करीब नहीं हूँ, और तुम मेरे प्रलोभन का विरोध कर सकते हो। दिलचस्प। उसने लिंग फैन के जाते हुए चेहरे को देखा और कहा, मैं अचानक इतनी जल्दी सगाई तोड़ना नहीं चाहती। ये लड़का बहुत दिलचस्प है। फैंग चेन हवेली में वापस आने के बाद अपनी पत्नी से मिलने गया। उसे ये देखकर राहत मिली कि उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। फिर वह कमरे में वापस आया और बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। इस समय तलवार दानव के रक्त से शरीर में अभी भी बहुत सारी ऊर्जा है जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है। इस ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे फैंग चेन द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती जाती है, उसका भौतिक शरीर और उसका क्षेत्र दोनों लगातार बेहतर होते जाते हैं। यही बात स्वॉर्ड वर्ड दाओवन के लिए भी सत्य है, लेकिन इसके सुधार की गति बहुत धीमी है, लगभग नगण्य। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसका तलवार चरित्र दाओवेन पहले से ही दूसरे स्तर पर था और इसे और बेहतर बनाना आसान नहीं होगा। न केवल आपको अपनी अंतर्दृष्टि को बनाए रखने की आवश्यकता है, बल्कि यही बात आपके क्षेत्र पर भी लागू होती है। यदि आप चाहते हैं कि दाओवन में फिर से सुधार हो,
तो आपको कम से कम अर्जित अवस्था तक पहुंचना होगा। ये रिट्रीट 2 दिनों तक चला। जब सुबह सूरज कमरे में चमका तो फैंग चेन की सांस बदल गई। चढ़ते रहो। वह वास्तव में आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक पहुंच गया। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया। एक भयानक तलवार की शक्ति फूट पड़ी। इसमें जादू का भी स्पर्श है। उसी समय फैंग चेन की आंखें लाल हो गईं, जिससे लोगों को अविचल शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन इस समय उसकी नज़र में दुनिया की हर चीज में सूक्ष्म परिवर्तन हो गया था। फैंग चेन ने पाया कि उसके आसपास का वातावरण बहुत साफ था, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे 20 फीट दूर एक पेड़ पर चहचहाते सिकाडा दिखाई दिए, और सिकाडा की सूक्ष्म गतिविधियां धीमी होती दिखी। फैंग चेन बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह इतना भाग्यशाली होगा कि तलवार दानव की आत्मा दानव आंख को जगाने में सक्षम होगा। इस आंख में दुनिया की हर चीज को देखने की क्षमता है, और इसमें बेहद भयानक आत्मा के हमले हैं। एक नज़र में सभी आत्माओं का खून और हड्डियां बन जाते हैं। दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, नियम बदल सकते हैं। बेशक लिंग फैन की जागृत आत्मा दानव आंख अभी तक इतनी शक्तिशाली नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि यह 1 मिलियन के 1 अरबवें हिस्से जितनी भी मजबूत नहीं है। हालांकि युद्ध में वह अन्य लोगों की गतिविधियों को पहले ही देख सकता है, और उसकी आक्रमण गति भी बहुत धीमी हो जाएगी। जहां तक भविष्य में मजबूती जारी रखने की बात है, तो एकमात्र तरीका तलवार दानव के रक्त को अवशोषित करना जारी रखना है। फैंग चेन अभी भी इस आंख से बहुत संतुष्ट है, जो लड़ाई में एक महान भूमिका निभाती है। वह बस खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी सांस थोड़ी ढीली और अस्थिर हो गई है। सौभाग्य से उसे अंततः दबा दिया गया और फिर से स्थिर कर दिया गया। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की आह भरी। तलवार दानव का खून निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन अब मेरी सफलता की गति थोड़ी बहुत तेज है, जो मेरी नींव को थोड़ा अस्थिर बनाती है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए उपयुक्त कौशल खोजने के लिए पुस्तकालय में जाने की आवश्यकता है। ये कानून है, यदि आधार के रूप में कोई साधना पद्धति नहीं होगी तो राज्य आसानी से अस्थिर हो जाएगा। फिर उसने कमरे में रुकना बंद कर दिया और पुस्तकालय जाने की योजना बनाई। लेकिन बाहर आने के बाद उसने हवेली में एक आकृति देखी, और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि सू वानर था। इस समय सू वान मास्टर क्यू मेल के लिए चाय डाल रही थी, अच्छे व्यवहार और समझदारी से काम ले रही थी। फैंग चेन ने सू वानर के अच्छे व्यवहार के कारण अपनी अभिव्यक्ति को नर्म नहीं किया, बल्कि अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह हॉल में आया, मालिक की पत्नी की चाय पीने की योजना को रोका, और फिर सू वानर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब सू वानर ने फैंग चेन को आते देखा तो उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी, जिससे शिकायत का भाव झलक रहा था। भाई फैंग, वान एर जानता है कि मैं गलत था। मुझे पहले भी ना लुओ युन द्वारा मजबूर किया गया था। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वह उसे मार देगा। अब भाई फैंग, मैं आपके साथ बड़ा हुआ हूँ और मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है, और मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपके साथ एक अच्छा जीवन जीऊंगा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह दयनीय लग रही थी। यदि स्वर्गीय दाओ अस्थि को नहीं खोदा गया होता तो फैंग चेन अभी भी उसकी बात पर विश्वास कर सकता था। लेकिन अब सू वान एर की हर हरकत उसकी नज़रों में बेहद बनावटी लग रही थी, जिससे उसे घृणा और घिन महसूस हो रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मजबूर। जब मैंने अपना डेंटियन नष्ट कर दिया तो तुम दूसरों की ओर मुड़ गए। तुमने मुझे मेरा रहस्य भी सीधे सीधे बता दिया ताकि तुम्हें बेहतर समर्थक मिल जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पर किस तरह से दबाव डाला गया। सू वानर की दयनीय उपस्थिति अचानक जम गई। इस बार उसके आने का कारण ये था कि हिक शियू को पदच्युत कर दिया गया था। लू यू और वह दोनों आश्चर्यचकित थे जब उन्हें पता चला कि फैंग चेन ने अकेले ही 7वें स्तर के कई आत्मा संग्रह विशेषज्ञों को हरा दिया था। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि फैंग चेन पहले गंभीर रूप से घायल होकर मर रहा था। इतने कम समय में ठीक होने में किबाओ ने निश्चित रूप से मदद की। जहां तक मेंग्याओ की हरकत का सवाल है, हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस सोचा कि दूसरा पक्ष वहां से गुजर रहा था और शिकायत कर रहा था। लेकिन लुओ युन को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि फैंग चेन कैसे ठीक हुआ। उसने अनुमान लगाया कि पूर्व 7वें शिखर मास्टर ने शायद कुछ खजाना छोड़ा होगा, इसलिए उसने सू वानर से वापस आकर उसे लाने के लिए कहा। तभी मेरे सामने एक दृश्य आया। क्यू मेल फैंग चेन को मनाना चाहती थी,
लेकिन ये सुनने के बाद उसने चुप रहना ही उचित समझा। अगर अमेलिया सू सिर्फ उसे चोट पहुंचाती है तो वह फैंग र के लिए इसे सहन कर सकती है, लेकिन अगर वह फैंग र को चोट पहुंचाती है तो वह इसे सहन नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो। सू वानर का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया, फिर से मुस्कुराए और कहा, भाई फैंग, मुझे वास्तव में इसका अफसोस है। फैंग चेन ने सीधे कहा, मुझे बताओ, तुम यहाँ किस लिए हो? सू वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस मास्टर को देखने के लिए वापस आना चाहता हूँ, और मैं ये भी जानने को उत्सुक हूँ कि भाई फैंग कैसे ठीक हो गए। क्या मास्टर ने वास्तव में कोई खजाना पीछे छोड़ दिया है? मास्टर, मैं भी मास्टर का शिष्य हूँ, आप पक्षपात करना उचित नहीं है। ये सुनकर फैंग चेन मुस्कुराया, अच्छा ऐसा है। ऐसा हुआ कि दूसरे पक्ष ने देखा कि वह ठीक हो गया है और उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि मालिक ने कोई खजाना छोड़ा हो। तो जब तक मैं खजाना निकाल लूंगा तुम मेरे पास वापस आओगे, है ना? फैंग चेन ने हल्के से कहा, हाँ। सू वानर ने बार बार सिर हिलाया और कहा, फेक चेन, जब तक आप मालिक का खजाना सौंप देते हैं मैं आपके पास वापस आने का वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं अगली बार आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। फैंग चेन फिर मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं, क्या होगा अगर मैं नहीं? सू वानर ने जल्दी से कहा, मास्टर के खजाने में मेरा भी हिस्सा है। मैं भी मास्टर की शिष्या हूँ, मास्टर की पत्नी, है ना? लेकिन क्यूमेई का चेहरा निराशा से भरा था और उसने सू वान एर के सवाल का जवाब दिए बिना अपना सिर घुमा लिया। फैंग चेन ने व्यंग्य किया, सू वान एर, तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूँ? हालांकि मास्टर ने तुम्हें उस समय स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें दीक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तुम मास्टर के शिष्य नहीं हो। मैं इस बात की थोड़ी शिकायत करता था कि मास्टर तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करते। अब लगता है कि मास्टर सचमुच बहुत तेज तर्रार हैं और उन्होंने तुम्हारा असली चेहरा बहुत पहले ही देख लिया है। सू वान आ की दयनीय दृष्टि तुरंत गायब हो गई। वह जानती थी कि उसकी जो तरकीबें पहले उसके लिए कारगर साबित हुई थीं, वे अब फैंग चेन के खिलाफ कारगर नहीं थीं। उसने बस दिखावा करना बंद कर दिया और फैंग चेन की ओर इशारा करते हुए शाप दिया, फैंग चेन, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ताकत वापस पा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरी नज़र में आप अभी भी बेकार हैं। आप कुछ भी नहीं हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, आपको गुरु का खजाना सौंपना होगा, अन्यथा यह मामला खत्म नहीं होगा। फैंग चेन ने उसे ठंडे भाव से देखा, क्या तुम अब भी ऐसा करना चाहती हो? उसे मार दोगी? सू वान आ ने स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तियानयान गजी की कब्र जंगल में थी और फैंग चेन को मारना ठीक होगा, लेकिन अगर वह युचेंग में पाई गई तो उसे बड़ी परेशानी होगी। लेकिन फिर उसने क्यूमेई पर व्यंग्य करते हुए कहा, फैंग चेन, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये बूढ़ी चुड़ैल तो बस एक नश्वर है, इसे मार देना ही काफी है। मैं इसे कुछ साधारण साधकों को भी बेच दूंगी, उसके जैसे लोग बहुत लोकप्रिय हैं। पाह! लेकिन जैसे ही आवाज गिरी, फैंग चेन ने उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि सू वान र तैयार थी, लेकिन वह फिर भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसे थप्पड़ मारा गया और वह उड़ गई। तुमने मेरे मालिक की पत्नी सू वान र का अपमान किया है, तुम मौत के लायक हो, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय वो वास्तव में मारना चाहता था। आह, ये दर्द करता है, सू वान र बुरी तरह चिल्लाई। फैंग चेन का थप्पड़ बहुत जोरदार था। एक पल में उसका गाल सूज गया और काला और बैंगनी हो गया। तुम बेकार आदमी ने मुझे फिर मारा। फैंग चेन, इस बार तुम मर गए। उसने फैंग चेन को घूर कर देखा और दहाड़ते हुए कहा, अंदर आओ, उसे पीट दो। दरवाजा एक पल में खुल गया। गैदरिंग स्पिरिट दायरे के 10-8वें स्तर के स्वामी जादुई हथियारों के साथ अंदर घुस आए। ऐसा लगता है कि सू वान एर ने न केवल तैयारी का एक कदम उठाया, बल्कि अपना चेहरा फाड़ने के लिए एक बैकअप योजना भी छोड़ दी। फैंग चेन ने यह दृश्य देखा और मन ही मन उपहास किया। ठीक है, मैं आत्मा स्वर्ग दानव नेत्र का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, फैंग चेन की आंखें लाल हो गईं। एक क्षण में प्रांगण में भागते हुए 10 लोगों की गति धीमी हो गई और ये देखा जा सकता था कि उनका अगला कदम क्या होगा। फैंग चेन एक कदम आगे बढ़ा। वह 10 लोगों की घेराबंदी से नहीं डरता था। उसने देखा कि उसकी उंगलियां तलवारों में बदल गई हैं। शक्तिशाली शारीरिक गति के साथ प्रतिद्वंद्वी एक उंगली से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। उसका कंधा सीधे छेदा गया था।
दूसरों ने फैंग चेन की अंधी जगह से हमला किया, लेकिन फैंग चेन ने आसानी से चकमा दे दिया, जैसे कि उसकी आंखें उसकी पीठ पर हों। उसी समय उसने प्रतिद्वंद्वी की पुरानी ताकत का फायदा उठाया और नई ताकत वापस नहीं आई थी और एक उंगली से उसके कंधे को छेद दिया। सिर्फ 10 सांसों में 10 लोग यार्ड में पड़े लगातार रो रहे थे। उनके कंधे फैंग चेन ने तोड़ दिए थे। वे आधे साल तक ठीक होने के बिना ठीक नहीं हो सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सू वान रा ने इस दृश्य को पीला चेहरा देखकर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग चेन, जो कुछ दिन पहले तक भी बेकार था, एक ही समय में गैदरिंग स्पिरिट के 10-8वें स्तर के मास्टर से निपट सकता है। फैंग चेन ने सू वान एर को उदासीनता से देखा। फैंग चेन की लाल आंखों से घूरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हत्यारा उसे घूर रहा हो। वह डर से कांप रही थी, लेकिन फैंग चेन ने दोबारा हमला नहीं किया और उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। यहाँ से चले जाओ, अगर तुम दोबारा आए तो यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि वह मारना नहीं चाहता, लेकिन वह अभी तक मार नहीं सकता। इसी तरह वह सू वान को मारकर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। सू वानर अब और रुकना नहीं चाहती थी और घबरा कर भाग गई। जमीन पर पड़े लोगों ने भी ऐसा ही किया। अपनी चोटों को घसीटते हुए वे हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन सू वान इस तरह वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब वह गेट पार कर गई तो उसने नाराजगी से फैंग चेन को देखा और कहा, फैंग चेन, मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से 7 पीक्स असेसमेंट लेंगे और इन गेट पर लौट आएंगे। मैं यहाँ वादा करती हूँ, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी असेसमेंट पास नहीं कर पाएंगे। आप इस जीवन में कभी भी इन गेट पर नहीं लौटेंगे। वह एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ चली गई। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। तो चलो देखते हैं कि क्या आप त्यानिल दिव्य संप्रदाय में एक हाथ से आकाश को कवर कर सकते हैं, या मैं, फैंग चेन, आपके चेहरों पर कदम रखूंगा और 7वें शिखर पर लौट जाऊंगा। जैसे ही सू वान वहां से चली गई, दरवाजे के सामने एक आकृति फिर प्रकट हुई। जो व्यक्ति आया उसका नाम मेंग याओ था। मेंग याओ ने उस दिशा में देखा जहां सू वान एर गई थी और असमंजस में पूछा, उसके चेहरे पर जन्मचिन्ह वाला व्यक्ति कौन है? वह परिचित लगती है। वह आपकी पूर्व प्रेमिका लगती है। फैंग चेन दंग रह गया। क्या आप पहले भी मिले हैं? मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। मैंने जांच की। वह यहाँ आपसे फिर से साथ रहने के लिए कहने आई थी, है ना? फिर उसने फैंग चेन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सहमत हो? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह मुझे धोखा देने के लिए वापस आई है, लेकिन मैं पहले जैसा कभी नहीं हो पाऊंगा और मैं उस पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मेंग याओ ने सराहनापूर्वक कहा, ये सही है, आप में अभी भी कुछ हिम्मत है। मिस मेंग अचानक यहाँ क्यों आई? फैंग चेन ने असमंजस में पूछा। मेंग याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने आकर्षक ढंग से कहा, मैं हाल ही में असहज महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं आपके पास आई। अपनी बात समाप्त करने के बाद भी वह फैंग चेन को स्नेह, आकर्षण और मर्मस्पर्शी दृष्टि से देख रही थी। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि उसका कामुक शरीर फिर से भड़क गया है, इसलिए वह उपचार के लिए उसके पास आई। चलो, मेरे घर चलो और अकेले में मेरा इलाज करो। उसके शब्द प्रलोभन से भरे थे, लेकिन फैंग चेन हिचकिचा रहा था। लेकिन मेरे मालिक की पत्नी। उसे डर था कि सू वान लोगों को लाकर मालिक की पत्नी को परेशान करेगी। मेंग याओ ने फैंग चेन की चिंता देखी और मुस्कुराया, यह आसान है। उसने ताली बजाई और तुरंत ही 2 महिलाएं प्रकट हो गईं। महाराज, दोनों ने आदरपूर्वक कहा। फैंग चेन चौंक गया। दोनों इतनी तेजी से भाग रहे थे कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मेंग याओ ने कहा, आप अंदर वरिष्ठों की सुरक्षा करते हैं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, दोनों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और फिर उनकी आकृतियां चमक उठी और गायब हो गईं। चलो चलें, ये दोनों प्रसवोत्तर मास्टर हैं, इनके रहते कुछ नहीं होगा। मेंग याओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। फैंग चेन को राहत मिली और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने मालिक की पत्नी से कहूंगा, मेरा इंतजार करो। फिर फैंग चेन ने क्यूमी को बताया कि वह मेंग याओ को ठीक करने जा रहा है। क्यूमी ने मेंग याओ को जिज्ञासा से देखा और मेंग याओ ने मुस्कुराकर एक जूनियर की तरह उसे प्रणाम किया। ये देखकर क्यूमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें सावधान रहने के लिए कहने के बाद उसने फैंग चेन और मेंग याओ को जाने दिया। लेकिन जैसे ही दोनों एक साथ हवेली से बाहर निकल रहे थे,
सुवान ए फिर से गली में प्रकट हुई और फेंगचेन और मेंग्याओ को नाराजगी से देख रही थी। ये बेकार आदमी इतनी खूबसूरत औरत को कैसे जान सकता है। सुवान र की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। जब वह हवेली से बाहर निकली तो उसने मेंग्याओ को देखा और उसके अद्वितीय चेहरे को देखकर उसे बहुत ईर्ष्या हुई। उसे क्यूमेई के महल में प्रवेश करते देख वह ये देखने के लिए रुक गई कि वह महिला यहाँ क्या कर रही है। अब उसे और फेंगचेन को हंसते हुए जाते देखकर उसे और भी अधिक ईर्ष्या हो रही थी। वह मेंग्याओ को नहीं जानती थी क्योंकि वह अभी भी एक बाहरी शिष्या थी और कभी कभी ही द्वितीय शिखर पर जा सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मेंग्याओ को देखने के लिए योग्य नहीं थी। हुन्फ, वह महिला निश्चित रूप से फेंगचेन का उपयोग कर रही है, वह बेकार है। निश्चित रूप से उसे विश्वास नहीं था कि फेंगचेन उसे छोड़ने के बाद उससे कई गुना अधिक आकर्षक सुंदरी पा सकता है। मेंग्याओ ने फेंगचेन को अपने आत्मा जहाज पर ले लिया और द्वितीय शिखर पर स्थित अपने भवन में आ गई। जब फेंगचेन आत्मा जहाज से उतरा और वूजी पीक की तुलना में कई गुना अधिक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली हवेली को देखा तो वह दंग रह गया। जो कोई भी द्वितीय शिखर पर ऐसे भवन में रह सकता है उसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। यदि फेंगचेन ने सही अनुमान लगाया है तो मेंग्याओ संभवतः द्वितीय शिखर गुरु का शिष्य था। मेंग्याओ के पीछे हवेली में जाते हुए फेंगचेन फिर से दंग रह गया जब उसने देखा कि हवेली में एक और अद्वितीय सुंदरता थी, क्योंकि वह व्यक्ति लिन जुएयान था। फेंगचेन दंग रह गया। उसे लिन जुएयान को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारा परिचय करा दो, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लिन जुएयान। मेंग्याओ ने लिन जुएयान का हाथ पकड़ा और उसका परिचय कराया। लिन जुएयान ने मेंग्याओ को घूरते हुए असहाय भाव से कहा, तुम वास्तव में उसे लेने गए थे। मेंग्याओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, लेकिन पिछली बार उसने सचमुच मुझे बचाया था। लिन जुएयान ने बहुत ही अशिष्टता से कहा, पिछली बार वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन जब उसने तुम्हारा फायदा उठाया तो ये नग्नी पीछे हट गई। क्या तुम अपने कामुक शरीर को नहीं जानती? इसका इलाज इतना आसान कैसे हो सकता है? फिर उसने फिर से फेंगचेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य पता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मेंग्याओ का फायदा उठाने नहीं दूंगी। फेंगचेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ और केवल इतना ही बता सका, मैं वास्तव में इसका इलाज कर सकता हूँ। तो फिर मुझे बताओ, तुमने इसका इलाज कैसे किया? लिन जुएयान ने पूछा। फेंगचेन को अचानक समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। वह स्वाभाविक रूप से तलवार दानव के खून के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह चुप रहने का ही विकल्प चुन सकता था। फेंगचेन को चुप देखकर लिन जुएयान को लगा कि उसने उसका पर्दाफाश कर दिया है और उसे थोड़ा गर्व हुआ। फिर उसने मेंग्याओ को हवेली के हॉल में खींच लिया और कहा, मेंग्याओ, इस बार मुझे एक 5वीं कक्षा का कीमियागर मास्टर मिला है जो निश्चित रूप से आपके शरीर को भोग विलास से मुक्त करने में सक्षम होगा। 5वीं कक्षा का कीमियागर? मेंग्याओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दिव्य पूर्व क्षेत्र में 4थी श्रेणी के कीमियागर पहले से ही एक शीर्ष अस्तित्व है और 5वीं श्रेणी के कीमियागर और भी दुर्लभ हैं। दिव्य पूर्व क्षेत्र में केवल शीर्ष संप्रदायों में 5वीं श्रेणी के कीमियागर हैं, लेकिन वे कीमियागर अहंकारी हैं और कीमिया के कमरे में रहकर गोलियां परिष्कृत करना पसंद करते हैं। उन्हें आमंत्रित करना देवताओं को आमंत्रित करने से ज्यादा मुश्किल है। लिन जुएयान एक 5वीं कक्षा के कीमियागर को आमंत्रित करने में सक्षम था, जिसके लिए बहुत अधिक विचार और कीमत चुकानी पड़ी होगी। हॉल में एक बूढ़ा आदमी मुख्य सीट पर बैठा था, आंखें मूंद कर, हाथ में चाय का प्याला पकड़े हुए और उसे हल्के से चखते हुए। मेंग्याओ और अन्य दो के हॉल में प्रवेश करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लिन जुएयान और मेंग्याओ ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और फिर उसने कहा, तियान लाओ। तियान लाओ नाम के कीमियागर ने फिर अपनी आंखें थोड़ी खोली, लिन जुएयान को देखा और अंत में उसकी नज़र मेंग्याओ पर पड़ी। एक पल के बाद उसने अपनी नज़रें हटा ली और कहा, लिन लड़की, इस बार मैं तुम्हारे लिन परिवार का आखिरी एहसान चुकाने के लिए कार्रवाई करूंगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? लिन जुएयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, तियान लाओ, मैंने इसके बारे में सोचा है, कृपया कार्रवाई करें। ये सुनकर तियान लाओ ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेंग्याओ को देखा और कहा, मैं पहले से ही आपकी स्थिति को समझता हूँ। वासना में लिप्त शरीर के लिए 20 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहना लगभग मुश्किल है, लेकिन चूंकि आप मुझसे मिल चुकी हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक बोतल आ गई।
उन्होंने कहा, इसमें त्यानहु लिंगदान नामक 5वीं श्रेणी की गोली है। ये गोली हाल ही में मेरे द्वारा विकसित की गई है। ये यिन पर काबू पाने के लिए यान का उपयोग करती है और विशेष रूप से आपके कामुक शरीर को लक्षित करती है। इस गोली से आपका कामुक शरीर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। 5वीं कक्षा। मेंग याओ की आंखों में चमक आ गई। 5वीं कक्षा की गोली बेहद कीमती और अमूल्य है। उसने कृतज्ञता से लिन जुएयान को देखा, ये जानते हुए कि इस गोली की कीमत लिन जुएयान को बहुत अधिक थी। साथ ही वह थोड़ी झिझक भी रही थी। आखिरकार उसने फैंग चेन को उपचार के लिए आमंत्रित किया था। उसे दूसरों के द्वारा उपचार के लिए अलग छोड़ना थोड़ा बुरा होगा। लिन जुएयान ने मेंग याओ की हिचकिचाहट देखी और जान गया कि यह फैंग चेन के कारण था। उसने कहा, मेंग याओ, तुम अब भी किस बात पर झिझक रही हो? क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह तुम्हें ठीक कर सकता है? तियान लाओ ने भी लिंग फैन को देखा। उसने भी लिन जुएयान को लिंग फैन के बारे में बात करते सुना था और उसे लगा कि यह हास्यास्पद है कि मेंग याओ उसके पेट को छूने से ठीक हो गई थी। यदि कामुक शरीर का इलाज इतना आसान होता तो ऐसी बहुत सी लड़कियां नहीं होती जो 20 साल की उम्र तक जीवित नहीं रहती। बेशक कीमिया के एक मास्टर के रूप में वह फैंग चेन का मजाक उड़ाने से भी कतराते थे। मेंग याओ ने कहा, फैंग चेन वास्तव में मुझे ठीक कर सकता है। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, मिस मेंग, आपको सबसे पहले ये स्वर्गीय अग्नि आत्मा की गोली लेनी चाहिए। अगर यह वास्तव में एक बार में समस्या को हल कर सकती है तो यह अच्छा होगा। अब मैं एक बार में आपकी शारीरिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता। उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि मेंग याओ ठीक हो सकता है। आखिरकार अगर मेंग याओ ने 2 दिन पहले उसकी मदद नहीं की होती तो मुझे डर है कि वह अभी भी कानून प्रवर्तन हॉल में होता। मेंग याओ ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और अंततः सिर हिलाया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह फैंग चेन पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन भोग के शरीर ने उसे 10 साल से अधिक समय तक यातना दी थी और हर दर्द ने उसके जीवन को मौत से भी बदतर बना दिया था। अब जबकि एक समय में भोग विलास की समस्या को हल करने का मौका है तो वह स्वाभाविक रूप से हार मानने से इनकार कर देती है। फिर उसने तियान लाओ से गोली की बोतल ली, उसके हाथ में सुनहरा अमृत डाला, अपना चेरी जैसा मुंह खोला और उसे निगल लिया। मेंग याओ के दानटियन में एक मजबूत गर्मी दौड़ गई और भोग के शरीर को खतरा महसूस हुआ और तुरंत प्रतिक्रिया हुई और विस्फोट होना शुरू हो गया। दोनों ऊर्जाएं तुरंत टकरा गईं। ऐसा लग रहा था जैसे 2 सेनाएं लड़ रही हों, मारकाट कर रही हों और खून की नदियां बह रही हों। स्वर्गीय अग्नि आत्मा की गोली अत्यंत शक्तिशाली थी और इसने वास्तव में कामुक शरीर की यिन क्यूई को पीछे धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से दबा हुआ था। मेंग याओ खुश हुए, ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। ये सुनकर लिन जुएयान भी थोड़ा खुश हुआ। उसने फैंग चेन की तरफ देखा, उसकी आंखों में थोड़ा गर्व था, जैसे कि कह रही हो, बेटा, अगर तुम मेंग याओ का फिर से फायदा उठाना चाहते हो तो सपने देखो। लेकिन अगली सांस कामुक शरीर पूरी तरह से उत्तेजित लग रहा था और एक और अधिक भयानक यिन क्यूई प्रकट हुआ। इसने वास्तव में दवा की शक्ति को कुचलने वाले तरीके से निगल लिया और यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एक पल में मेंग याओ का चेहरा बेहद गर्म हो गया, सफेद धुआं निकला, उसका शरीर भी लाल और गर्म हो गया और उसका नाजुक शरीर अत्यधिक दर्द में थोड़ा कांपने लगा। मेंग याओ, लिन जुएयान तुरंत घबरा गया। तियान लाओ, क्या हो रहा है? तियान लाओ के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया और वह जल्दी से मेंग याओ के पास उसकी नब्ज जांचने आया। लेकिन जैसे ही उसने मेंग याओ की कलाई को छुआ, उसमें से एक भयानक यिन क्यूई निकली। उसके अंदर घुस जाओ। भगवान कराह उठे, मुंह से खून की धार बह निकली। उनकी आंखें भय से भरी थीं। कितनी भयानक ऊर्जा! मेरे अमृत की शक्ति उस यिन ऊर्जा द्वारा निगल ली गई। इसने मेरे भोग विलास के शरीर को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। लिन जुएयान तुरंत घबरा गया। हमें क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेंग याओ को ठीक कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह तियान लाओ का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा और बदसूरत था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भोग का शरीर इतना परेशान करने वाला और खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, अब एकमात्र उपाय यह है कि दूसरों को अपने शरीर में यिन क्यू को अवशोषित करने दिया जाए, लेकिन ये यिन क्यू बहुत शक्तिशाली है और कोई भी सबसे अच्छी काया वाला व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता। मैं आता हूँ, लिन जुएयान ने कहा और मेंग याओ की ओर दौड़ा, लेकिन तियान लाओ ने उसे रोक दिया। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। अगर तुम इसे अवशोषित करने की कोशिश भी करोगे तो तुम इसका आधा ही अवशोषित कर पाओगे।
न केवल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दोगे। तियान लाओ ने कहा, लेकिन मैं मेंग्याओ को इस तरह नहीं देख सकता। लिन जुएयान की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मेंग्याओ को मार डालेगी, लेकिन इस समय फैंग चेन बिना जाने कब मेंग्याओ के पास आ गया और सीधे मेंग्याओ का हाथ पकड़ लिया। ये दृश्य देखें, लिन जुएयान तुरंत क्रोधित हो गया। ऐसा कब हुआ? तुम अभी भी मेंग्याओ का फायदा उठाते हो। वह दौड़कर आया। वह फैंग चेन को लात मारकर दूर भगाना चाहता था, लेकिन तियान लाओ ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, वह अपने शरीर में येन क्यूई को अवशोषित कर रहा है। क्या? लिन जुएयान चौंक गई और फिर उसने देखा कि लाल येन ऊर्जा की धाराएं मेंग्याओ के शरीर से निकलकर फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर रही हैं। फैंग चेन के चेहरे पर दर्द के भाव थे, लेकिन वह दांत पीसता रहा और डटा रहा। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर यह जारी रहा तो तुम मर जाओगे, लिन जुएयान चिल्लाया, लेकिन फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय वह अपने शरीर में तलवार दानव के बचे हुए आधे रक्त को सक्रिय कर रहा था, उसे परिष्कृत कर रहा था और इस भयानक येन ऊर्जा का प्रतिरोध कर रहा था। सौभाग्य से तलवार दानव का खून इतना मजबूत है कि वह इसका प्रतिरोध कर सकता है। ये देखकर तियानलाओ की आंखें भय से भर गईं। अगर कोई और होता तो मुझे डर है कि वह इस समय इस येन ऊर्जा से मारा गया होता, लेकिन ये फैंग चेन वास्तव में टिक सकता है, उसका शरीर इतना मजबूत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, शायद वह सचमुच इस बुरी ऊर्जा का प्रतिरोध कर सकता है। लेकिन अभी मेंग्याओ के शरीर से अचानक एक और भी भयानक येन ऊर्जा फूट पड़ी। अच्छा नहीं है। तियान लाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह लिन जुएयान को हॉल से बाहर ले गया। तभी उसके हाथों में हवा के द्वारा कई झंडे उभरे और हॉल के चारों ओर उड़ने लगे। हॉल को तुरंत सील कर दिया गया। अंदर मौजूद येन क्यूई बाहर नहीं लीक हुई, लेकिन इससे फैंग चेन और मेंग्याओ भी उसमें बंद हो गए और वे बाहर से यह नहीं देख सके कि अंदर क्या चल रहा था। इस समय फैंग चेन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसके कामुक शरीर का विस्फोट उसकी कल्पना से परे था। ये बहुत असुविधाजनक है। मेंग्याओ ने अचानक फैंग चेन को गले लगा लिया और उसके ज़ेड हाथ उसकी पीठ पर घूमते रहे। उसी समय उसने सीधे फैंग चेन की गर्दन को चूमा और गर्म स्पर्श ने फैंग चेन के दिल को झकझोर दिया और उसे मेंग्याओ को अपने नीचे दबाने की इच्छा हुई। लेकिन जब उसने मेंग्याओ के आकर्षक चेहरे पर दर्द देखा तो उसने अपने दिल की बेचैनी को दबा दिया। जैसे कि उसे लगा कि फैंग चेन सहयोग नहीं कर रहा है, मेंग्याओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और खुशबू छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने कपड़े उतारने लगी, लगातार अपने गर्म शरीर को फैंग चेन के खिलाफ दबा रही थी। जब फैंग चेन ने देखा कि मेंग्याओ के ऊपरी शरीर पर केवल एक गुलाबी अंडवियर था जो उसके मोटे हिस्सों को ढक रहा था, तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उस नाजुक शरीर को देखकर, जो पहले से ही पसीने से तर था, वह अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। सौभाग्यवश उसकी बुद्धि ने हमेशा उसकी चेतना के सागर पर कब्जा कर रखा था और उसने नियंत्रण नहीं खोया। वह जानता था कि वह इस तरह से नहीं चल सकता, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और दोनों हाथों से मेंग्याओ की कमर पकड़ ली। हम तुरंत ही एक आकर्षक कराह सुनाई दी, जिसने फैंग चेन के दिल को झकझोर दिया। क्षमा मांगना, उसने दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही उसने अब और संकोच नहीं किया और अपने शरीर में बचे हुए तलवार दानव रक्त को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों ऊर्जाएं एक ही क्षण में एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे दोनों पक्षों की शुद्ध येन और शुद्ध यांग ऊर्जा लगातार नष्ट होती रही। मेंग्याओ में अब कोई ताकत नहीं बची थी और वह फैंग चेन की बाहों में गिर गया। उसी समय वह अपने डायनेटियन में अत्यंत आरामदायक एहसास को पुनः महसूस कर सकती थी, जिससे वह कराहने की आवाज निकालने से खुद को रोक नहीं पाती थी, जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। फैंग चेन को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। मेंग्याओ की आवाज स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी और ऐसी आवाज निकालना बस जानलेवा था। सौभाग्य से ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चली। लगभग आधे घंटे के बाद मेंग्याओ द्वारा प्रस्फुटित येन अग्नि फिर से दब गई। फैंग चेन ने भारी सांस छोड़ी और अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके शरीर में तलवार दानव रक्त पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था, लेकिन उसने अपने शरीर को इस ऊर्जा को पचाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ये सब स्वर्गीय दाव दानव हड्डी को दे दिया। अब स्वर्गीय दाव दानव अस्थि की राक्षसी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी और शक्तिशाली थी कि फैंग चेन को लगा जैसे वह फिर से दाव पाठ को साकार कर रहा था। अच्छा, ये क्यों रुक गया? मेंग्याओ को भी धीरे धीरे होश आया। वह बहुत असंतुष्ट थी कि अभी जो सुखद एहसास हुआ था
वह सिर्फ आधे घंटे तक ही चला। लेकिन जब वह जागी और उसने खुद को फैंग चेन की बाहों में पाया और उसका टॉप बहुत पहले ही गायब हो चुका था, केवल उसका अंडरवियर ही बचा था। जो लाली अभी गायब हुई थी वह अचानक पुनः लाल हो गई। उसने सोचा कि यह फैंग चेन ने किया है, इसलिए वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। लेकिन जब उसने फैंग चेन का पीला और कमजोर चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसे ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा था। फैंग चेन की गर्दन पर हल्के लाल रंग को देखते हुए उसने ये सब अपनी ही पहल पर किया। उसका चेहरा अचानक और भी लाल हो गया और उसका शर्मीला रूप आकर्षक और मोहक था। मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए क्या मैं आपका ताओवादी साथी बन सकता हूँ? उसने अपनी आकर्षक आंखों से फैंग चेन को देखा, जो अनगिनत पुरुषों को प्रभावित कर सकती थी। मेंग याओ की आकर्षक आंखों से फैंग चेन का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया और वह सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मिस मेंग, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने वादा किया था कि मैं आकर आपका इलाज करूंगा। मैं कैसे चुपचाप खड़ा होकर आपको मरते हुए देख सकता था? उसने घबराते हुए कहा। फैंग चेन की घबराहट देखकर मेंग याओ हंस पड़ा, लेकिन फिर उसने मुंह बनाया और गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, क्या हम सहमत नहीं हुए? मैं आपको भाई फैन कहती हूँ और आपको मुझे मेंग याओ कहना होगा। अब मुझे फोन करें। मेंग याओ की चेतावनी भरी निगाहों के सामने फैंग चेन ने अंततः हार मान ली। मेंग याओ ने संतोष से सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, आपके लिए धन्यवाद, मैं इस बार जीवित रह सकता हूँ। मैं आपके किसी भी अनुरोध से सहमत हो सकता हूँ, कोई भी अनुरोध ठीक है। अंत में मेंग याओ की आवाज प्रलोभन से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह लिंग फैन के किसी भी अनुचित अनुरोध पर सहमत हो जाएगी। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसका दिल दहल गया। उसे चिंता थी कि वह तकनीक चुनने के लिए पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मेंग याओ ने मदद की तो यह आसान काम नहीं होगा। तो उसने कहा, मैं पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। पुस्तकालय? मेंग याओ ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं, ये सोचकर कि उसने गलत सुना है। फैंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी केवल एक बाहरी शिष्य हूँ और मैं पुस्तकालय में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अभ्यास करने के लिए एक तकनीक चुनने के लिए पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। मेंग याओ निराशा से भरी हुई थी। ये फैंग चेन वास्तव में एक आदमी नहीं था। उसने एक खूबसूरत महिला के सामने पुस्तकालय को चुना, ठीक है, लेकिन अंत में वह केवल सहमत हो सकती थी। फिर उसके हाथ में रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक साधारण टोकन दिखाई दिया और फिर उसने इसे फैंग चेन को सौंप दिया। जब आप लाइब्रेरी पहुंचेंगी तो इस टोकन के साथ प्रवेश कर सकेंगे। कोई प्रतिबंध नहीं है। फैंग चेन ने टोकन लिया और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। जब मुझे मनचाहा कौशल मिल जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। यह जरूरी नहीं है, मेंग याओ ने कपड़े पहनते हुए कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टोकन हैं। अगर मैं तुम्हें ये टोकन दे दूं तो तुम्हें इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। फैंग चेन मना करना चाहता था, लेकिन मेंग याओ की घूरती निगाहों के बाद वह चुप हो गया। खैर, मैं उसे हरा नहीं सकता और न ही उसे उकसा सकता हूँ। मुझे हार माननी पड़ेगी। मेंग याओ ने अपने कपड़े पहन लिए और वे दोनों एक साथ समूह से बाहर निकल गए। ये संरचना केवल बाहरी भाग को सील करती है, लेकिन अंदर को नहीं। ये कीमिया बनाने के लिए गठन मास्टर्स द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला गठन है, इसलिए उन दोनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब उसने मेंग याओ को सुरक्षित बाहर निकलते देखा तो लिन जुयान, जो हमेशा ठंडा रहता था, के चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखी। मेंग याओ, क्या तुम ठीक हो? मेंग याओ ने उसे सांत्वना दी। मैं ठीक हूँ। फैंग चेन का शुक्रिया, मैं फिर से जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हूँ। लिन जुयान ने फैंग चेन को देखा। भले ही उसे यकीन न हो, लेकिन उसे मानना ही पड़ा कि यह फैंग चेन ही था जिसने मेंग याओ को बचाया था। जब वो उसे धन्यवाद देने ही वाला था तो उसने फैंग चेन की गर्दन पर हिक्की और रूजा देखा। अचानक वह क्रोधित हो गया। तुम वाकई बेईमान हो। तुम वहां मेंग याओ का टोफू खा रहे हो। फैंग चेन को तब याद आया कि उसकी गर्दन पर लगा रूजा अभी तक साफ नहीं हुआ था। मेंग याओ का चेहरा भी शर्मा रहा था और उसने जल्दी से लिन जुयान को खींच लिया और कहा, जुयान, ये वही है जो मैं तब कर रही थी जब मेरा कामुक शरीर फट गया था। उसने वास्तव में मेरे साथ कुछ नहीं किया। लिन जुयान को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फैंग चेन मेंग याओ के करीब आने पर सुंदरता और रुतबे की लालसा कर रहा होगा, लेकिन ये देखकर कि फैंग चेन ने मेंग याओ का सम्मान बचा लिया है, उसने और कुछ नहीं कहा।
लेकिन वह फैंग चेन से और अधिक सतर्क हो गई और मेंग्याओ को विवाह प्रमाण पत्र वापस दिलाने के लिए और अधिक दृढ़ हो गई। तियानालाओ ने आगे बढ़कर देखा कि मेंग्याओ ठीक है और माफी मांगी। मिस मेंग, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गोली वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाएगी। मेंग्याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ तियान, आप बहुत विनम्र हैं। आप भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और लिन जुएयान से कहा, यह एहसान मायने नहीं रखता। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस पूछ लेना। फिर उसने फेंग चेन को फिर से देखा और कहा, मैंने इस छोटे भाई के बारे में गलती की। आज के लिए धन्यवाद छोटे भाई, अन्यथा मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मैं आपका एहसानमंद हूँ। यदि आप भविष्य में तियानदानलिंग टॉवर आते हैं तो जब आप मुझे देखेंगे तो मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा। तियानदानलिंग लो। फैंग चेन थोड़ा चौंक गया। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 कीमिया शक्ति थी। यहाँ तक कि तियानियु दिव्य संप्रदाय भी एक शक्तिशाली प्राणी है जिसे 3 बिंदुओं का सम्मान चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वरिष्ठ, आपका स्वागत है। एक जूनियर को यही करना चाहिए। तियानालाओ वहां अधिक देर तक नहीं रुका तथा अपनी संरचना वापस लेकर चला गया। तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। फैंग चेन ने भी अलविदा कहा। उसे अभी भी लाइब्रेरी में जाकर अपनी पसंद की तकनीक चुननी थी। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, मेंग्याओ ने कहा। लिन जुएयान ने उसे रोका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेंग्याओ ने कहा, मैं वापस आऊं उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। नहीं, लिन जुएयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। मेंग याओ, तुम अभी ठीक हुए हो और तुम्हें अच्छे आराम की जरूरत है। लिन जुएयान ने जब फैंग चेन को मेंग्याओ का नाम पुकारते सुना तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर फैंग चेन ने वहां रहना बंद कर दिया और हवेली छोड़ दी। फैंग चेन को जाते देख मेंग्याओ को जाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। लिन जुएयान ने उसे वापस कमरे में खींच लिया और पूछा, मेंग्याओ, तुम लापरवाही से काम नहीं कर सकती। वह तुम्हारे पीछे आया। देखो उसने तुम्हें क्या कहा। उसने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया।